अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर बर्फ का तूफान। अंबर और नाग अभी रास्ते में ही हैं। अब हम जरा चलकर मारिया की खबर भी लेते हैं कि वो स्विट्जरलैंड के उस गांव में किस आलम में है जहां उसे नाग छोड़कर अंबर की तलाश में गया था। जैसा कि आप सुन चुके हैं, इस गांव के लोग नाग के दुश्मन थे। उनका एक आदमी नाग की वजह से मर गया था। उनके दिल में ये ख्याल घर कर गया था कि नाग कोई जादूगर है और उसके काले जादू की वजह से उनके गाँव का एक आदमी मर गया है और न जाने अभी इस गाँव पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। नाग जब मारिया को घर पर अकेला छोड़कर अंबर की तलाश को निकला तो वो मारिया को खास तौर पर ताकीद कर गया था कि वो घर से बाहर मत निकले और बड़ी एहतियात से रहे। चुनाचे मारिया दिन का ज्यादा वक्त घर के अंदर ही गुजारती। गांव के लोग मारिया को नहीं देख सकते थे, फिर भी उनको यकीन था कि इस घर में कोई चुड़ैल जरूर रहती है जो उनके गाँव वाले की मौत की जिम्मेदार है और जो बारी बारी उस गाँव के सारे लोगों को मार डालेगी। मारिया सिर्फ दिन में एक बार घर से निकलकर बाग में जाती, कुछ फल वगैरह तोड़ लाती, फिर बाजार की किसी दुकान से सब्जी और डबल रोटी उठा लाई और घर में बैठकर खा पी कर आराम करती। उसका ध्यान भी अंबर की तरफ लगा था जिसे लेने नाग गया हुआ था। उसे यकीन था कि अंबर उसे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। नाग के जाने के बाद लोगों ने जब देखा कि मकान खाली हो गया है तो एक रात दो आदमी मकान को आग लगाने के लिए आए। वो झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर चले आ रहे थे। उस वक्त ख्वाबगाह के बिस्तर पर मारिया आराम कर रही थी। एक आदमी ने देखा कि मकान का दरवाजा बाहर से खुला है। और ये दरवाजा बाहर से किसने खोल दिया? दूसरा कहने लगा, मेरा ख्याल है अंदर कोई जरूर है। कौन हो सकता है? वो शख्स तो बाहर गया हुआ है। फिर अंदर से दरवाजा किसने बंद कर रखा है? अभी मालूम हो जाएगा, आग लगा दो। पहले आदमी ने दरवाजे को जरा सा अंदर को धकेला, दरवाजा बंद था। वो बड़ा हैरान हुआ। फिर पहला बोला, यहाँ जरूर चुड़ैल रहती है, मेरा ख्याल है हमें आग लगाकर भाग जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने जेब से माचिस निकालकर तेल से भीगा हुआ कपड़ा जलाया और उसे खिड़की पर फेंक दिया। लकड़ी की खिड़की थी और पेट्रोल वगैरह में भीगा हुआ कपड़ा था। कमरे में एकदम से आग भड़क उठी। दोनों आदमी वापस भागे। भागते हुए उनके पैर पत्थरों से टकराए और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। शोर की आवाज से मारिया की आंख खुल गई। उसने जो कमरे में आग देखी तो लपक कर पानी की बाल्टी उठाकर आग पर डाल दी। आग बुझ गई। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा कि मकान वैसे का वैसा खड़ा है। वो बड़े परेशान हुए। हर तरफ यही बात मशहूर हो गई कि इस मकान में एक चुड़ैल रहती है जो अनकरीब सारे गाँव को खा जाएगी। नाग को गए हुए तीसरा दिन था कि गाँव वाले एक जगह मशवरा करने इकट्ठे हो गए। इत्तफाक से उनके गाँव में एक खाना बदोश आया हुआ था जो काला इल्म जानता था और सुर्ख जादूगर के नाम से मशहूर था। गांव के चंद लोग उस जादूगर के पास गए। उसे जाकर बताया कि गांव के एक घर में चुड़ैल रहती है जो उनको निकालने का इरादा रखती है। सुर्ख बालों वाले जादूगर की नाक तोते की तरह थी। लंबे बाल काली टोपी से झाड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे। उसने सारी कहानी सुनकर कहा, चुड़ैल का बाप भी हुआ तो मैं उसे भगा दूंगा। तुम मुझे मकान दिखा दो और चले जाओ, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। गाँव वाले ने जादूगर को मारिया का मकान दिखा दिया। जनाब, मकान खाली है मगर चुड़ैल ने अंदर से कुंडी लगा रखी है। जादूगर ने कहका मारकर कहा, मैं वो जादू करूंगा कि चुड़ैल की बच्ची हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ी हो जाएगी। मैं आधी रात को अपना काला इल्म शुरू करूंगा। तुम लोगों में से कोई उधर ना आए, क्योंकि अगर चुड़ैल ने हमला कर दिया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन तुम में से कोई ना कोई जरूर मर जाएगा। लोग वापस चले गए। सुर्ख जादूगर शहर से बाहर गिरजे के पास एक झोंपड़ी में उतरा हुआ था। उसने आधी रात को चुड़ैल के मकान पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। उस रात को आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की बिजली भी चमकने लगी थी। जादूगर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कढ़ाई में कोई तेल डालकर वो उसमें लकड़ी की डोई फेरता जाता था और मंत्र पढ़ता जाता था। ये जादू उसने अफ्रीका में 12 साल रहकर सीखा था। जब जादू का तेल तैयार हो गया तो उसने तेल को एक इंसानी खोपड़ी में भर दिया। फिर उसमें तेल निकालकर अपने सारे जिस्म पर मला। फिर कपड़े पहने, जादू का डंडा हाथ में रखा और निकलने से पहले जादू के तेल की एक सलाई अपनी आंखों में भी डाल ली। उस तेल की तासीर ऐसी थी कि उसमें से गैबी चुड़ैलें और जिन भूत नजर आ जाते थे। जादूगर ने काली टोपी सर पर डाली और झोंपड़े से बाहर निकल आया। वो सीधा चुड़ैल यानी मारिया के मकान की तरफ चल पड़ा। मारिया उस वक्त अंदर से दरवाजा बंद किए पलंग पर लेटी थी। उसे नींद आ रही थी। वो अंबर और नाग के बारे में सोच रही थी। जादूगर मकान के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की दर्ज में से झांक कर अंदर देखा। अंधेरे में एक कमरा खाली था। उसने मुंह ही मुंह में कुछ जादू के मंत्र पढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर मारिया समझ गई कि अंबर और नाग आ गए हैं, क्योंकि सिवाय नाग के दरवाजे पर और कोई भी दस्तक नहीं दे सकता था। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और दरवाजे के करीब आकर बोली, नाग तुम हो? जादूगर ने दरवाजे की दर्ज में से देखा कि एक नौजवान खूबसूरत बालों वाली लड़की दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी है। वो समझ गया कि यही चुड़ैल है। अगर जादूगर की आंखों में जादू के तेल की सलाई न होती तो मारिया उसे भी नजर नहीं आ सकती थी। चुनाचे जादूगर ने आंखों पर कपड़ा रखकर जब देखा तो गायब नहीं थी। जादूगर ने कहा, हाँ मैं
नाग हूँ, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ नाग की नहीं थी। मारिया पीछे हट गई। कौन हो तुम? जादूगर ने कहका मारकर कहा, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैंने आज तक किसी चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें भी हलाक करके ही दम लूंगा। मारिया घबरा गई। कहीं सचमुच इस जादूगर ने मुझे देख तो नहीं लिया, उसने सोचा। वो भागकर वापस ख्वाबगाह में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जादूगर ने जोर से कंधा मारकर दरवाजे की कुंडी तोड़ी और मकान में घुस गया। उसने अंदर जाते ही जादू के डंडे को हवा में उछाल दिया। जादुई डंडा उड़ता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया और उसे टक्कर मारी। उसकी टक्कर से दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मारिया एक तरफ खड़ी थी। जादूगर कहका मारकर हंसा। अब तुम्हें कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती, तुम मेरे काबू में हो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खोपड़ी का तावीज़ बनाऊंगा। बड़ी मुद्दत बाद एक खूबसूरत चुड़ैल देखने को मिली है। मारिया ने सोचा कि ये जादूगर झूठ बोल रहा है, इसने मुझे नहीं देखा, वैसे ही धोखाबाजी करके मुझ पर रौब जमा रहा है। चुनाचे वो हटकर अलमारी के पीछे चली गई। जादूगर भी अलमारी के पीछे आ गया और बोला, तुम चाहे जहां भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारे सुनहरी बाल लंबे हैं, तुमने नीले रंग की कमीज पहन रखी है, तुम्हारी आंखों का रंग सब्ज है और तुम्हारे माथे पर जख्म का छोटा सा निशान है। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरे जादू पर यकीन आया कि नहीं? मारिया के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इस बदबख्त ने तो वाकई उसे देख लिया था और अब ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारिया ने कहा, जादूगर मैं इल्तिजा करती हूँ कि मुझे मारो नहीं, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है, मुझे जिंदा रहने दो, मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। जादूगर हंसकर बोला, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन कैद करके तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे बहुत से काम लूंगा। मारिया बोली, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते जादूगर भाई? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मारिया जादूगर की खुशामद इसलिए कर रही थी कि उसे बातों में लगाकर खुद वहां से फरार हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मारिया ने जब देखा कि जादूगर उसकी बातों में लग गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ लपकना शुरू कर दिया। यह खिड़की मकान की पिछली तरफ खुलती थी जहां खेत शुरू हो जाते थे। खिड़की के करीब जाकर मारिया ने अचानक बाहर को छलांग लगा दी। वो घास पर गिरी, गिरते ही उसने खेतों में दौड़ना शुरू कर दिया। आसमान पर बिजली जोर से चमकी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसे दूर से जादूगर के कहके की आवाज़ सुनाई दी, ऐ चुड़ैल, तुम मुझसे भागकर कहीं भी नहीं जा सकती, मेरा जादुई डंडा तुझे तलाश कर लेगा। उसके साथ ही जादूगर ने अपने जादू के डंडे पर कुछ मंत्र पड़ा और उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। जादू का डंडा हवा में उड़ने लगा। मारिया खेतों में भागती चली जा रही थी। अचानक उसने देखा कि जादू का डंडा उसके सर पर आ गया है। वो एक झाड़ी में छुप गई। बिजली चमकी तो जादू का डंडा ऊपर से उछलकर नीचे आया और सीधा मारिया के सर पर आ लगा। मारिया जादू के डंडे की चोट से बेहोश हो गई। जादूगर के पास जादू का डंडा वापस आ गया तो उसने खेतों में चुड़ैल की तलाश शुरू कर दी। बादल गरजने लगा। मेघ की बूंदें मारिया के चेहरे पर पड़ी तो उसे होश आ गया। होश आते ही उसने जो अपने आप को देखा तो उसकी चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए। मारिया औरत से एक बकरी में तब्दील हो चुकी थी। जादूगर ने अपने जादू के जोर से उसे बकरी बना दिया था। उसने उठकर दौड़ने की कोशिश की मगर गिर पड़ी। इतने में सुर्ख जादूगर भी उसके करीब पहुंच गया था। उसने चुड़ैल को बकरी की शक्ल में देखा तो जोर से हंसा। अब तू सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। मैं जिस वक्त चाहूंगा तुझे चुड़ैल बनाकर तुझसे काम कराऊंगा। उसने मारिया के गले में रस्सी बांधी और अपने साथ लेकर झोंपड़ी में आ गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त लोग उस जादूगर की झोंपड़ी के बाहर आकर जमा हो गए। पूछने लगे कि क्या उसने चुड़ैल को हिला कर दिया है। जादूगर ने कहा, जाओ आराम से जाकर जिंदगी बसर करो। मैंने चुड़ैल को खत्म कर दिया है, अब वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगी। जाकर देख लो, मकान बिल्कुल खाली है। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और जादूगर का शुक्रिया अदा किया। एक देहाती ने झोंपड़ी के बाहर बंधी हुई बकरी को देखकर कहा, यह बकरी हमें देकर इसकी कीमत ले लो, हम आज खुशी के दिन इसे पकाकर खाएंगे। मारिया कांप गई और मिमियाने लगी। जादूगर ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, ये बकरी मैं किसी को नहीं दे सकता, दफा हो जाओ यहाँ से। जब सारे देहाती खुशी खुशी वापस चले गए तो जादूगर ने मारिया बकरी की गर्दन पर हाथ फेंक कर कहा, प्यारी चुड़ैल, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कसाईयों के हवाले नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ साथ रहोगी, मैं तो तुमसे अभी बहुत से काम लूंगा। जादूगर उसी रोज वहां से बकरी को साथ लेकर चला गया। गांव वालों ने जाकर तसल्ली कर ली कि मारिया का मकान बिल्कुल खाली पड़ा है और वहां कोई चुड़ैल नहीं है। उस मकान पर उसके मालिक ने कब्जा कर लिया और वहां अपना सामान लाकर रहने लगा। उस शख्स को आए हुए 2 रोज हो गए थे कि नाग अपने भाई अंबर को लेकर वहां गया। उसने दूर से मकान दिखाकर कहा, वो रहा मकान जहां मारिया रहती है। अंबर बहुत खुश हुआ। खुदा का शुक्र है कि इतने अरसे के बाद आज अपनी बहन मारिया का चेहरा देखूंगा। मकान के करीब जाकर नाग ने महसूस किया कि वहां कुछ तब्दीली आ चुकी है। मसलन मकान के बरामदे में 2 आरामदेह कुर्सियां पड़ी थी, दरवाजे पर पर्दा गिरा था, खिड़कियां भी खुली थीं। इतने में मकान के अंदर से एक उधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला आदमी आकर बरामदे में आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। अंबर ने ताज्जुब से पूछा, ये शख्स कौन है? नाग ठिठक कर रुक गया। ये शख्स कौन हो सकता है? मारिया को तो मैं अकेले छोड़कर गया था। फिर वो उस आदमी के पास आ गया। नाग ने सलाम करके पूछा, बाबा, इस मकान में जो पहले लोग रहते थे वो कहाँ हैं? मालिक मकान ने तिरछी आंखों से नाग और अंबर को देखा और बोला, बरखुदार, यहाँ तो पहले एक चुड़ैल रहती थी, बताओ तुम उस चुड़ैल से मिलने आए हो क्या? चुड़ैल? नाग ने हैरानी से कहा, जी हाँ जनाब, चुड़ैल रहती थी।
अंबर ने नाग की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया कि इस शख्स से मालूम करना चाहिए कि वो चुड़ैल अब कहाँ है, क्योंकि वो समझ गए थे कि यही लोग मारिया को ही चुड़ैल समझ रहे हैं। नाग ने कहा, आपको कैसे पता चला कि वो चुड़ैल थी? मालिक मकान नफरत से बोला, अरे भाई, सारा गाँव जानता है कि वो चुड़ैल थी, वो किसी को नजर नहीं आती थी। उसने गाँव के एक नौजवान को हलाक कर दिया था। अब वो सारे गाँव को खा जाने का सोच रही थी कि गाँव वालों ने मिलकर उसे निकाल दिया। निकाल दिया? नाग के मुंह से निकल गया। मालिक मकान ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम भी इस चुड़ैल के भाई बंद हो? अंबर बोला, नहीं जनाब, ये बात नहीं। असल में बहुत दिन गुजरे यहाँ एक औरत रहती थी जिसके पास हमने एक घड़ी गिरवी रखकर पैसे कर्ज लिए थे। अब हमें इसलिए आए कि पैसे देकर अपनी घड़ी वापस ले लें। मालिक मकान ने मुंह फेर कर कहा, वो औरत तो खुदा जाने कब की मर खप गई है, वो मेरी किराएदार थी। नाग ने बातों ही बातों में पूछा, अच्छा तो ये बताइए कि इस चुड़ैल को मकान से निकाला किसने और किस तरह से निकाला? वो शख्स कहने लगा, वो तो हमारे गाँव वालों की खुशकिस्मती से एक सुर्ख जादूगर यहाँ आ गया। उसके पास जाकर हम लोग अपना रोना रोए। बस उस जादूगर ने चुड़ैल को गायब कर दिया। लोग कहते हैं कि गायब कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उसे काबू करके अपने साथ ले गया है ताकि उससे काम लिया जा सके। नाग ने जल्दी से पूछा, वो जादूगर कहाँ रहता है? अजी कभी रहता था, अब तो वो चला गया है। कहाँ? मालिक मकान ने गुस्से से कहा, भाई जाने मेरी बला वो कहाँ गया है, मगर तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या वो चुड़ैल तुम्हारी कोई रिश्तेदार सी? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नाग ने बात काटते हुए कहा, जी हाँ, मेरी वो बहन थी। वो आदमी उछल पड़ा और कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। क्या कहा? बहन? यानी तुम भी भूत हो? नाग ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ। मालिक मकान ने कहका लगाया, तुम कोई मुझे मस्खरे मालूम होते हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले किए देता हूँ। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं भूत हूँ? बकवास बंद करो और भाग जाओ यहाँ से, मालिक मकान ने चीख कर कहा। नाग जरा आगे आया। उसने मालिक मकान की आंखों में आंखें डालकर देखा और वो काया पलटकर सांप बनने ही वाला था कि अंबर उसे बाजू से पकड़कर खींचकर पीछे ले गया। पागल हो गए क्या? इन लोगों के आगे हमें अपना राज नहीं खोलना चाहिए, अभी हमें मारिया को तलाश करना है। वो नाग को लेकर वहां से आ गया। अब उन्होंने गांव में घूम फिरकर मालूम करने की कोशिश की कि वो जादूगर कहां से आया था और कहां चला गया। काफी लोगों से मिलने के बाद उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि जादूगर का नाम सुर्ख जादूगर था। अफ्रीका में 12 बरस रहकर आया था और अब वो शुमाल की तरफ गया। अंबर ने कहा, जब तक उस जादूगर का खोज नहीं लगता हमें मारिया के बारे में कुछ भी मालूम ना हो सकेगा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? नाग ने पूछा। अंबर बोला, मेरा ख्याल तो यही है कि हमें चुपके से शुमाल की तरफ सफर शुरू कर देना चाहिए। खुदा ने चाहा तो हम एक ना एक दिन उस जादूगर को जरूर पालेंगे। ठीक है, शुमाल की तरफ तो कुतुब शुमाली का इलाका है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ उस जादूगर को कैसे तलाश करेंगे? अंबर कहने लगा, कहीं ना कहीं उसे तलाश कर ही लेंगे। मारिया को हमें वापस लेना है, मारिया को उसने जरूर काबू कर रखा होगा। नाग ने कहा, जंग जोरों पर है, शुमाल की तरफ बहुत खतरा होगा। खतरों से खेलते हमें सारी जिंदगी गुजर गई है, हम कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। रात उन्होंने गांव के एक होटल में बसर की। सुबह सुबह वो रेलवे स्टेशन पर आ गए। सर्दी में प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। नाग और अंबर गाड़ी में सवार हो गए और शुमाल की तरफ चल दिए। एक दिन एक रात सफर करने के बाद वो एक शहर में पहुंच गए। अब उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। पैसों के बगैर वो आगे सफर न कर सकते थे। यहाँ से आगे कुतुब शुमाली का इलाका शुरू होता था। जिस शहर में वो उतरे उस शहर पर जर्मन फौजों ने कब्जा कर रखा था। हर तरफ जर्मन फौजी संगीने और मशीनें गने लिए फिर रहे थे। सारे शहर पर खौफ छाया हुआ था। जरा से शक पर फौजी पकड़ कर ले जाते थे। अंबर और नाग स्टेशन के वेटिंग रूम में ही बैठे गौर कर रहे थे कि वो अखराजात के लिए पैसे कहाँ से हासिल करेंगे। नाग कहने लगा, इस इलाके में सांप ना होने के बराबर होते हैं, नहीं तो मैं ज़मीन के अंदर दफन किए हुए किसी खजाने से दौलत हासिल कर लेता। अंबर ने कहा, मैंने स्टेशन पर एक सर्कस का इश्तिहार देखा है, क्यों ना सर्कस के मालिक से जाकर मिले कि हम सर्कस में करतब दिखाते हैं और वो हमें पैसे दे दे। ये ख्याल बड़ा अच्छा था। हमसे ज़्यादा अच्छा करतब भला कौन और दिखा सकता है। चलो सर्कस के मालिक के पास चलते हैं। उन्होंने इश्तिहार पर लिखा हुआ सर्कस का एड्रेस पढ़ा और पूछते पछाते सर्कस में पहुंच गए। एक बहुत बड़े पंडाल में कनातें लगी थी, पीछे खेमे थे और पिंजरों में खूंखार जानवर बंद थे। जरा परे 3 हाथी झूल रहे थे। अंबर ने सर्कस के मालिक से मिलने का इरादा जाहिर किया। मैनेजर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम लोग मुझे कोई उठाई गिरे मालूम होते हो, चलो भागो, तुम्हें सर्कस के मैनेजर से क्या काम हो सकता है भला। नाग ने कहा, आप एक बार इनसे हमें मिला दें, यकीन करें मैं आपकी सर्कस की भलाई चाहता हूँ। मैनेजर ने नफरत से नाक सुकेड़ कर कहा, वाह वाह, क्या बात है, अरे तुम जैसे उचक्के हमने बहुत देखे हैं। चलो रास्ता पकड़ो अपना, तुम हमारी सर्कस के लिए भला क्या कर सकते हो। जाओ जाओ, 9-2-11 हो जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। अंबर कहने लगा, मैनेजर साहब, अगर आपने इस वक्त हमें सर्कस के मालिक से मिलवा दिया तो आपका ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। सर्कस के मैनेजर पर इस खुशामद का असर हो गया। बोला, चलो तुम्हें मिलवा देता हूँ, मगर याद रखना सर्कस का मालिक बड़ा करख्त आदमी है, अगर वो 2-4 हाथ तुम्हारी गर्दन पर मार दे तो बुरा ना माना। आप फिक्र ना करें। अंबर और नाग को सर्कस के मालिक के सामने पेश कर दिया गया। ये एक भैंसा नमा आदमी था, मोटा गोल गप्पा सुर्खो सफ़ेद। अंबर और नाग को देखकर गुराया, क्यों आए हो तुम, कौन हो तुम?
अरे इन चोर उचक्कों को कहाँ से पकड़ कर ले आया तू? मैनेजर ने बड़ी नरमी से कहा, जनाब ये कहते हैं कि इनके पास ऐसे करतब हैं कि अगर सर्कस में पेश किए गए तो लोग दंग रह जाएंगे। सर्कस का मालिक हंसा, अरे ये तो कोई पाखंडी लगते हैं मुझे, चलो चलो भगाओ इनको यहाँ से। अंबर ने कहा, जनाब हमें करतब दिखाने का मौका तो दें। सर्कस का मालिक गुराया, कौन सा अनोखा करतब है तुम्हारे पास? क्या तार पर चल सकते हो? झूले पर कलाबाजियां लगा सकते हो? नाग ने कहा, जनाब ये तो बड़े मामूली करतब हैं। सर्कस के मालिक ने नाग की तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम हवा में उड़ सकते हो? जी हाँ। नाग के इस जवाब पर सर्कस का मैनेजर और मालिक जोर से हंस पड़े। उसने छुरी से नाग के सीने पर एक ठोका लगाकर कहा, भागो यहाँ से पागल नौजवान, तुम्हारा असल मकाम पागल खाना है। फिर अपने मैनेजर की तरफ देखकर बोला, बदबख्त, तुम कहाँ से इन उल्लू के पट्टों को मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए ले आए हो? सर्कस के मैनेजर ने हाथ बांधकर कहा, माफ़ी चाहता हूँ सर, और फिर नाग और अंबर को खींचकर बोला, चलो निकलो बाहर। अंबर ने नाग से कहा, नाग इन लोगों को यकीन नहीं आया, जरा इनको हवा में उड़कर दिखा दो। बहुत बेहतर अंबर। इतना कहकर नाग ने आंखें बंद कर ली, एक गहरा सांस लिया और एकदम से बुलबुल बनकर पुर से उड़कर सर्कस के मैनेजर के सर पर जाकर बैठ गया। सर्कस का मैनेजर तो गोया अपनी जगह पर पत्थर का बुत बनकर रह गया। उधर सर्कस के मालिक का भी हैरत और दहशत से बुरा हाल था। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो बुत बना सर्कस के मैनेजर के सर को तक रहा था जहां नाग बुलबुल बनकर बैठा था। अंबर ने कहा, सर क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया? सर्कस के मालिक ने हकलाते हुए कहा, मैं दहशत ज़दा हूँ। अंबर हंसा, नाग अब वापस आ जाओ। नाग ने बुलबुल के रूप में कमरे का एक चक्कर लगाया और फिर वापस अपनी जगह पर आकर इंसान बनकर खड़ा हो गया। सर्कस का मालिक अब आंखें झपकता हुआ अपनी जगह से उठा और नाग के करीब आकर उसे सर से पांव तक देखने लगा। तुमने तो कमाल कर दिया नौजवान, ये तो जादू है। ऐसा जादू तो मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। मैं तुमको अपने यहाँ नौकर रखना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या लोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। नाग ने कहा, हमें मंजूर है। उसी रोज सर्कस कंपनी के जानिब से शहर में ऐलान कर दिया गया कि कंपनी आज एक ऐसा अनोखा खेल दिखा रही है जो किसी ने आज तक न देखा होगा। एक आदमी जानवर बनकर हवा में उड़ेगा। टिकट 100 रुपये रखा गया। शाम तक सारे टिकट फरोख्त हो चुके थे। सर्कस लोगों से खचाखच भर गया। हर कोई अनोखा तमाशा देखने को बेताब था। बाज कह रहे थे, अजीब भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जानवर बनकर हवा में उड़ता फिरता नजर आए? ये सब फ्रॉड है। सर्कस का तमाशा शुरू हो गया। पहले जानवरों के करतब दिखाए गए, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आदमी को हवा में उड़ाओ नहीं तो हम कुर्सियां तोड़ देंगे। आखिर मैनेजर ने आकर ऐलान किया, हजरात अगरचे अभी अनोखे खेल का वक्त नहीं आया, लेकिन आप लोगों के इसरार पर हम अपना शानदार खेल दिखा रहे हैं। ख़वातीनों हजरात होशियार हो जाइए, नाग हवा में उड़ेंगे। नाग रेशमी कपड़े पहने बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने झुक कर आदाब बजा लाया। लोगों ने तालियां बजाई, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, हुटिंग शुरू कर दी। भला यह दुबला पतला सा नौजवान कैसे हवा में उड़ेगा? नाग ने दोनों हाथ बांध लिए, आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने देखा कि नौजवान नाग गायब हो गया। उसकी जगह एक बुलबुल फुर करके उड़ी और सर्कस के पंडाल में चक्कर लगाने लगी। कभी वो लोगों के सरों पर आकर उड़ती और कभी किसी के कंधे पर आकर बैठ जाती और फिर उड़ने लगती। लोग दम बखुद हो गए थे। सारे हॉल पर सन्नाटा छा गया था। सचमुच उन लोगों ने ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। फिर लोगों ने बेतहाशा तालियां बजानी शुरू कर दी। नाग बुलबुल बनकर उड़ते उड़ते पंडाल के बीच में आकर फिर से इंसान बनकर खड़ा हो गया और सर झुकाकर सलाम किया। लोग अब तक तालियां बजा रहे थे। नाग अंदर चला गया। लोगों ने तालियां पीट पीट कर फिर से उसे बुलाया और उस पर नोटों की बारिश कर दी। नाग के साथ अब सर्कस का मालिक भी आया। उसने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हजरात कल ये तमाशा एक बार फिर दिखाया जाएगा। लोग बड़े खुश हुए और अपनी जगह पर खड़े होकर देर तक तालियां बजाते रहे। अपने कमरे में आकर नाग ने कहा, हम आज यहाँ से चले जाना चाहते हैं। मैंने ये खेल सिर्फ इसलिए दिखाया कि हमें पैसों की जरूरत थी। हम कुतुब शुमाली का सफ़र करना चाहते हैं जहाँ हमारी एक बहन खो गई है। सर्कस के मालिक ने बड़ी खुशामद से कहा, सिर्फ एक दिन और ठहर जाओ, मैं तुम्हें कल के खेल के लिए 20,000 रुपये दूंगा। अंबर ने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर हम एक रोज़ और ठहर जाते हैं, लेकिन परसों हम चले जाएंगे। बेशक बेशक। सर्कस का मालिक और मैनेजर बड़े खुश हुए। नाग ने कहा, तो फिर ऐलान करा दे कि कल मैं एक दूसरा तमाशा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोग पहले से ज़्यादा हैरान होंगे। सर्कस की तरफ से ऐलान करवा दिया गया। दूसरे रोज़ भी सर्कस लोगों से खचाखच भर गया। तालियों की गूंज में नाग पंडाल के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपको सांप बनकर दिखाऊंगा। आपने आज तक किसी इंसान को सांप बनते नहीं देखा होगा। लीजिए, मैं सांप बन रहा हूँ। इतना कहकर नाग ने दोनों हाथ बांध लिए, आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने देखा कि फर्श पर नाग की जगह एक स्याह रंग का बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे फन फैलाए बैठा झूम रहा था। लोग हैरतज़दा होकर रह गए। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सांप झूम रहा था। फिर उसने फर्श पर रेंगना और रक्स करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर रक्स करने के बाद सांप अपनी जगह पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया और वापस इंसान यानी नाग के रूप में आ गया। सांप को दोबारा इंसान बनते देखकर लोगों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। ये खेल लोगों ने बेहद पसंद किया और फिर एक बार फिर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। नाग ने कहा, अगर कोई मेरे पास आ जाए तो मैं उसे हाथी की सवारी कराऊंगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ डर रहे थे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
آخر ایک سرخ بالوں والی پیاری سی لڑکی پنڈال میں آ گئی اور ناگ کے پاس آ کر بولی، میں ہاتھی کی سواری کرنا چاہتی ہوں۔ ناگ نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش، تم ایک بہادر بچی ہو، میں تمہیں ہاتھی کی سیر ضرور کروں گا۔ ناگ نے لڑکی کو ذرا پرے کھڑا کر دیا، خود ایک بار پھر دونوں ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر ہاتھی بن گیا۔ لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر لوگوں کو سلام کیا، پھر وہ لڑکی کے پاس آ گیا۔ لڑکی کچھ ڈر رہی تھی۔ ہاتھی نے سونڈ اس کی طرف بڑھا کر اسے اٹھایا اور اپنی کمر پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہاتھی نے پنڈال کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے سونڈ اٹھا اٹھا کر انہیں سلام کرتا۔ لوگ اس پر روپے پھینکتے اور خوشی کے نعرے لگاتے۔ 6-7 چکر لگانے کے بعد ہاتھی رک گیا۔ اس نے سونڈ کی مدد سے لڑکی کو نیچے اتار دیا، پھر انسان بن گیا۔ سارا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اچانک ایک آدمی پستول ہاتھ میں لیے کرسیاں پھلانگ کر پنڈال میں ناگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بھائیو، یہ شخص نظر کا دھوکہ کرتا ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں، اس کے پاس کوئی خفیہ طاقت نہیں، اس نے سرکس کے مالک سے مل کر ہمارے پیسے بٹورے ہیں۔ اگر یہ جادوگر ہے تو اسے کہو کہ میں پستول چلاتا ہوں، یہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر یہ سچ مچ جادوگر ہے تو گولی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ سرکس کے مالک اور مینیجر نے آ کر اس سرفرے آدمی کو واپس بھجوانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بار بار چلا رہا تھا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اب سارے لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہی مطالبہ کرنے لگے کہ اگر ناگ جادوگر ہے تو اس پر گولی اثر نہیں کرے گی۔ سرکس کا مالک پریشان ہو گیا کیونکہ لوگ ٹکٹ کے پیسے واپس مانگ رہے تھے۔ ناگ مسکرا رہا تھا۔ امبر جلدی سے سامنے آ کر بولا، بھائیو، ناگ بہت عظیم جادوگر ہے، میں اس کا شاگرد ہوں، اس کی جگہ میں گولی کھانے کو تیار ہوں۔ تم لوگ دیکھ لو گے کہ مجھ پر گولی اثر نہیں کرے گی۔ کیا تم یہ لوگوں کو منظور ہے کہ استاد کی جگہ اس کا شاگرد یہ کھیل دکھائے؟ لوگوں نے شور مچاتے ہوئے کہا، منظور ہے، منظور ہے۔ پستول والے نوجوان نے بھی یہ چیلنج قبول کر لیا۔ امبر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اب تم مجھ پر گولی چلا سکتے ہو۔ سرکس کا مالک ڈر گیا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ امبر مر جائے اور گولی اس کے سینے سے نکل کر کسی تماشائی کو لگ جائے۔ اس نے تماشائیوں میں سے 2 وکیل حضرات کو بلا کر گواہ کے طور پر وہاں کھڑا کر لیا اور کہا، آپ لوگ گواہ ہیں، یہ سب کچھ لوگوں کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، یہ شخص اگر مر گیا تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ سرکس کے مالک نے امبر کے پیچھے ایک لوہے کی چادر کھڑی کر دی تاکہ گولی اس کے سینے سے پار ہونے کے بعد لوہے کی چادر سے ٹکرا کر گر پڑے اور کسی تماشائی کو نہ لگے۔ امبر سینہ تانے کھڑا تھا۔ 10-12 قدم کے فاصلے پر پستول والا نوجوان کھڑا اسے گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ کیا اجازت ہے کہ پستول چلاؤں؟ امبر نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، ضرور چلاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ نوجوان نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی گنی۔ 10 پر آ کر اس نے پستول چلا دیا۔ گولی پستول میں سے ایک دھماکے کے ساتھ نکلی اور امبر کے سینے سے ٹکرائی۔ عورتوں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سب کو یقین تھا کہ امبر کے سینے سے گولی پار ہو گئی ہوگی، ابھی خون کا فوارہ پھوٹے گا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کر تڑپنے لگے گا۔ لیکن یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کہ گولی امبر کے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ پستول والا آدمی بھی دنگ رہ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر یکے بعد دیگرے پستول کی ساریاں گولیاں چلا دیں۔ ہر ایک گولی دھماکے کے ساتھ پستول میں سے نکلتی اور امبر کے سینے سے ٹکرا کر واپس زمین پر گر پڑتی۔ اب تو حیرت کے مارے لوگ دنگ رہ گئے۔ سرکس کا مینیجر اور مالک بھی بت بنا امبر کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے اٹھ کر امبر کو گھیر لیا اور اس کا سینہ دیکھنے لگے۔ سینے پر ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ سرکس کا مالک بڑی مشکل سے امبر اور ناگ کو لوگوں کے ہجوم سے باہر نکال کر کمرے میں لے آیا۔ اس نے ٹوپی اتار کر پرے پھینکی اور امبر اور ناگ کی طرف دیکھ کر بولا، تم کون ہو دوستو؟ بھائی تم نے تو کمال کر دیا۔ کیا تم بھوت ہو، جن ہو؟ میں تو ابھی تک دہشت زدہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن آج میں ایسا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہ سکتے؟ میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہیں منہ مانگے دام ادا کروں گا۔ ناگ نے کہا، اگر ایسا ہو سکتا تو ہم ضرور یہاں رہ جاتے، مگر ہمیں اپنی گمشدہ بہن کی تلاش میں آگے جانا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ رات اس شہر میں رہنے کے بعد امبر اور ناگ نے اپنے پیسے لیے اور وہاں سے معلوم کیا کہ قطب شمالی کا سفر کیسے کیا جائے گا۔ اسی شہر سے انہیں ایک جگہ معلوم ہوا کہ سرخ جادوگر وہاں سے گزرا تھا اور وہ الاسکا کی طرف نکل گیا۔ اس شہر سے ایک ہوائی جہاز ہفتے میں 2 بار مسافروں کو لے کر الاسکا جاتا تھا۔ الاسکا کی ریاست امریکہ کے زیر انتظام تھی اور جنگ کے شعلے وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جرمن اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امبر اور ناگ ایک ہوائی جہاز میں بیٹھ کر الاسکا کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت وہ الاسکا کے سب سے بڑے شہر میں پہنچ گئے۔ یہ شہر سردی کی وجہ سے ویران پڑا تھا، بلیک آؤٹ تھا، کہیں ہلکی روشنیاں ہو رہی تھی جو رات کے وقت بجھا دی گئی۔ اتنی سردی انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، بڑی سرد ہوا چل رہی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا، بازار سنسان تھے۔ ہوائی اڈے پر امریکی فوج پہرا دے رہی تھی اور مسافروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ امبر اور ناگ ہوائی اڈے سے نکل کر ایک ہوٹل میں آ گئے۔ انہوں نے کھانا کھایا، گرم قہوہ پیا اور ماریا کے بارے میں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ دن چڑھے اٹھے دیکھ کر سورج کی روشنی بہت مدھم تھی۔ قطب شمالی میں سورج افق کے ساتھ ساتھ سفر کرتا اور آسمان کے درمیان میں آ کر کبھی نہیں چمکتا۔ اس کی وجہ وہاں ہر وقت ایسی روشنی تھی جیسے ہمارے یہاں سورج غروب ہونے یا طلوع ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ امریکی فوج شہر میں گشت لگا رہی تھی۔ امبر اور ناگ شہر کے قہوہ خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگوں سے باتوں ہی باتوں میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سرخ جادوگر وہاں کہاں پر رہتا ہے۔ اس قہوہ خانے میں ایک بوڑھے
स्केमो से उनकी मुलाकात हो गई। उसने बताया कि एक लंबे बालों और नीली आंखों वाला बुढ़ा बकरी साथ लिए शहर में घूमता फिरता देखा गया था। ये हुलिया बिल्कुल उसी सुर्ख जादूगर का था। अब वो कहाँ होगा? नाग ने बेताबी से पूछा। बुढ़ा स्केमो कुछ सोचकर बोला, वो 2 रोज पहले शहर से बाहर एक गिरजे की तरफ गया था। कहते हैं कि वो रात भर गिरजे में रहकर इबादत करना चाहता था, बस फिर उसे किसी ने नहीं देखा। अंबर और नाग वहां से उठकर सीधा गिरजाघर आ गए। यहाँ उन्होंने पादरी को सलाम किया और सुर्ख बालों वाले जादूगर के बारे में पूछा। पादरी ने मुस्कुराकर कहा, वो 2 रोज पहले एक अजीब सी शक्ल वाला बूढ़ा यहाँ आया था। कहता था मैं इबादत करना चाहता हूँ। मैंने उसे कोटले वाली कोठली दे दी। रात भर वो वहाँ खुदा जाने कैसे कैसे मंत्र पढ़ता रहा। मुझे तो वो कोई काले इमरान जादूगर लगता था। अंबर ने पूछा, फिर वो कहाँ चला गया मुकद्दस बाब? पादरी ने सर पर हाथ फेरकर कहा, कल सुबह जब मैं उसकी कोठरी में गया तो वो खाली थी। किसी से कह रहा था वह कुतुब शुमाली में किसी गिरजे में जाकर कोई चिल्ला काटेगा। अंबर और नाग नाउमीद से होकर वापस अपने होटल में आ गए। कुतुब शुमाली में एक वसी इलाका था जो हजारों मीलों में फैला हुआ था। वहाँ कदम कदम पर वीरानी और सर्दी थी। वहाँ वो उस जादूगर को कहाँ तलाश करते फिरेंगे, लेकिन तलाश करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। चुनाचे उन्होंने एक छोटा सा जहाज किराए पर लिया। वो चाहते थे कि छोटे जहाज पर बैठकर कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों का चक्कर लगाएं और जहाँ कहीं उन्हें किसी गिरजे की इमारत नजर आए वहाँ उतर जाएं और जादूगर को तलाश करें। उस जहाज को एक तजुर्बाकार हवाबाज चला रहा था जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। सुबह के वक्त वो जहाज पर सवार हो गए। उन्होंने अपने साथ पानी, दूध के डिब्बे, फल के डिब्बे, सब्जियों के डिब्बे, डबल रोटी, मिट्टी का तेल और गर्म कपड़े रख लिए थे ताकि अगर उन्हें किसी जगह रहना पड़े तो कम से कम हवाबाज के लिए खाने पीने का इंतजाम हो सके। जहाज का सिर्फ एक पंखा था और उसमें हवाबाज के अलावा सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की जगह थी। जहाज हवाई अड्डे से उड़कर आसमान में बुलंद हुआ और उसने कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों की तरफ रुख कर लिया। हवाबाज ने कहा, हम दोपहर के वक्त कुतुब शुमाली के वीरान बर्फिस्तान में पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वहां तो दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं। गिरजे में जाकर इबादत करोगे क्या? अंबर ने कहा, अरे इरादा तो यही है। वैसे हम जोग्राफिया के उस्ताद हैं और यहाँ तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने हवाबाज को 5,000 रुपये पहले ही अदा कर दिए थे। शर्त यह तय हुई थी कि अगर उन्हें कुतुब शुमाली में कोई गिरजा घर मिल गया तो वहां उतर जाएंगे और 2 रोज वहां ठहरने के बाद जहाज में वापस आ जाएंगे, और अगर कहीं किसी गिरजा घर की इमारत नजर ना आई तो फिर उसी जहाज में वापस आ जाएंगे। जहाज बर्फानी मैदानों के ऊपर उड़ा जा रहा था। कुछ दूर तक चंद एक मकान नजर आए, फिर नीचे दूर दूर तक सिवाय बर्फ के मैदान के और कुछ नहीं था। दोपहर के वक्त जहाज कुतुब शुमाली के खास बर्फिस्तान के ऊपर प्रवास कर रहा था। कहीं कहीं उन्हें एस्केमो के बने हुए बर्फ के घर नजर आए। एक जगह कुत्ते गाड़ी को घसीटे ले जा रहे थे। 2 घंटे तक जहाज बर्फानी मैदानों के चक्कर लगाता रहा। उन्हें दूर दूर तक कोई भी गिरजा नजर न आया। अंबर ने नाग की तरफ देखकर कहा, भाई यहाँ तो गिरजे का मामूली सा निशान भी नजर नहीं आ रहा। क्या ख्याल है, वापस न चला जाए? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है 1-2 चक्कर और लगा लिए जाएं। उसने हवाबाज से कहा, जरा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई गिरजाघर दिखाई दे जाए। हवाबाज ने हंसकर कहा, मैं यहाँ कई बार प्रवास कर चुका हूँ, यहाँ मैंने तो कभी कोई गिरजाघर नहीं देखा। तुम लोग कहते हो तो चला चलता हूँ। हवाबाज जहाज को लेकर और आगे निकल गया। अब वहाँ बर्फ के बड़े बड़े टीले आ गए। उन टीलों की दूसरी जानिब गहरे गड्ढे थे। यहाँ एक सफेद बर्फानी रीछ अपनी थोथनी ऊपर उठाकर जहाज को हैरानी से तक रहा था। हवाबाज ने कहका लगाकर कहा, मैं इस रीछ का शिकार करूंगा, इसकी खाल का कोट बनाऊंगा। इससे पहले कि अंबर नाग उसे मना करते, वो जहाज को मोड़कर बहुत नीचे ले आया। उसने बंदूक निकालकर हाथ में पकड़ ली और नीचे रखकर रीछ पर फायर कर दिया। गोली रीछ को न लगी। वो एक तरफ को भागने लगा। हवाबाज ने उसका पीछा शुरू कर दिया। नाग ने कहा, इस खेल को छोड़ो और गिरजा घर तलाश करो। ये तुम क्या कर रहे हो? हवाबाज ने हंसकर कहा, मैं आप लोगों को 5,000 रुपये वापस कर दूंगा, लेकिन इस रीछ को गोली का निशाना जरूर बनाऊंगा। जहाज रीछ के ऊपर उड़ने लगा। रीछ पीछे रह गया। हवाबाज दूसरी बार जहाज को मोड़ कर लाया और रीछ के ऊपर से गुजरते हुए उसने बंदूक चला दी। गोली एक धमाके से चली। बदनसीबी ये हुई कि गोली रीछ को लगने के बजाय जहाज के पंखे के एक पर को लगी और उसे तोड़ती हुई नीचे बर्फानी मैदान में घुस गई। एक पर के टूटते ही जहाज के मशीन से गर गर की आवाजें आने लगी। हवाबाज ने जल्दी से जहाज को संभाला। मशीन रुकने लगी थी क्योंकि पंखा रुक रहा था। नाग चिल्लाया, आखिर तुमने हमें मुसीबत में डाल ही दिया। हवाबाज कुछ बोला और जहाज को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। मुसीबत यह थी कि नीचे जगह जगह बर्फ में गड्ढे पड़े हुए थे। अंबर ने हवाबाज को खबरदार किया कि वह जहाज को किसी हमवार जगह उतारने की कोशिश करे। हवाबाज ने चीखकर कहा, खामोश रहो। हवाबाज मैं हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं कि जहाज को कहां उतारना है। लेकिन जहाज हवाबाज के बस में नहीं था। उसकी मशीन एकदम से रुक गई और अब वो हवा में एक तरफ को झुक गया। हवाबाज ने जहाज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो एक तरफ को झुकता ही चला गया और आखिर एक बर्फानी टीले से टकराकर नीचे बर्फ के गड्ढे में गिर गया। नाग फौरन बुलबुल बनकर अपनी सीट से उड़ गया। उसे मालूम था कि अंबर को कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो मर सकता था। जहाज बर्फ के गड्ढे में फंस गया। हवाबाज का सर सामने वाले शीशे से टकराया, लेकिन उसने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट न आई। नाग अब फिर से इंसान बन गया था। ऐसा करते हुए उसे हवाबाज ने बिल्कुल नहीं देखा था। उसे अफरा तफरी में कोई खबर न हुई। वो बड़ी मुश्किल से जहाज से बाहर आ गए। हवाबाज लंगड़ा कर चल रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था। अंबर ने उसके माथे पर पट्टी बांधी।
हवाबाज ने बंदूक हाथ में ली और गड़े से बाहर आ गया। मैं इस रीछ को मार कर ही दम लूंगा, मैं इससे इंतकाम लूंगा। अंबर और नाग उसे बुलाते ही रह गए और वो बंदूक लेकर लंगड़ाता उस तरफ चल दिया जिधर उसने बर्फानी रीछ देखा था। बर्फानी रीछ एक टीले के पहलू में खड़ा जहाज को तक रहा था। हवाबाज ने झुककर गोली चला दी। गोली इस बार भी रीछ को न लगी। रीछ गोली की आवाज पर हवाबाज की तरफ लपका और जोर जोर से गुर्राने लगा। अंबर और नाग गड़े से बाहर आ गए। रीछ हवाबाज की तरफ भागा चला रहा था। वो चीख रहा था और बड़ी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। हवाबाज बर्फ पर झुक गया। उसने बंदूक से निशाना लिया और घोड़ा दबा दिया, मगर उसकी बदकिस्मती से गोली बंदूक में फंस कर रह गई थी। रीछ उसके सर पर आ पहुंचा। उसने हवाबाज को गोली निकालकर नाली साफ करने का मौका न दिया। हवाबाज ने बंदूक को लाठी की तरह घुमाकर जोर से रीछ के सर पर मारने की कोशिश की। बंदूक उसके हाथ से निकलकर दूर बर्फ पर जा पड़ी। रीछ ने हवाबाज को अपने ब्लेड जैसे तेज पंजों से अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगाकर पंजे उसकी पुश्त पर मारने लगा। उसने हवाबाज को भेंचकर उसकी पसलियां तोड़ डाली और पंजे मार मार कर उसकी पीठ का सारा गोश्त उधेड़ डाला। हवाबाज खून में नहा गया और रीछ ने उसे छोड़ा तो वो बर्फ पर गिरा और जरा सा तड़प कर मर गया। अब रीछ ने अंबर और नाग की तरफ देखा और गुर्राता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। नाग ने अंबर की तरफ देखा। इस मुसीबत को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अंबर बोला, इसे मैं संभालता हूँ, तुम परे हट जाओ। सांप बनकर तुम इसे हलाक नहीं कर सकोगे, इसके जिस्म पर बेशुमार बाल हैं। नाग ने कहा, मैं हाथी बनकर इसे चीरे डालता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं, मैं खुद इससे दो दो हाथ करूंगा। नाग अपनी जगह पर खड़ा रहा। अंबर आगे बढ़ा। रीछ उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। रीछ डरावने अंदाज में चीखा और उसने अंबर पर हमला कर दिया। अंबर नीचे गिर पड़ा। रीछ ने तेज पंजों से अंबर की खाल को उधेड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अंबर की खाल तो जैसे पत्थर की तरह सख्त थी। रीछ के नाखून टूट गए, मगर खाल अपनी जगह से जरा सी नहीं ली। रीछ ने अंबर को सीने से लगाकर भींचना शुरू कर दिया कि उसकी पसलियां तोड़ दे, मगर ऐसा भी करने से कुछ ना हुआ। रीछ को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़े पत्थर को अपने सीने से लगा लिया और उसे भींच रहा है। उल्टा रीछ की पसलियां दर्द करने लगी। रीछ बड़ा हैरान हुआ। उसने अंबर को छोड़ दिया। दूसरी बार वो अंबर पर हमला करने आया तो अंबर ने जोर से रीछ के सीने पर लात मारी। रीछ पर गिर पड़ा। रीछ के उठने से पहले ही नाग ने खंजर उछालकर अंबर की तरफ फेंका। अंबर ने खंजर की मदद से रीछ का पेट चाक कर डाला, फिर उसकी गर्दन पर वार किए। रीछ जख्मी होकर गिरा और फिर ना उठ सका। रीछ को हलाक करने के बाद अंबर और नाग जहाज में आ गए। उन्होंने उसके अंदर सामान देखा। खाने पीने का सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। अब उन्होंने गड़े के किनारे पर खड़े होकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फानी मैदान था जिसमें कहीं कहीं बर्फ पोश बल्कि बर्फ के टीले उभरे हुए थे। सर्दी बेहद शदीद थी। सूरज मगरिब में डूब रहा था और हवा चलने लगी थी। नाग ने कहा, सर्दी से बचने के लिए हमें जहाज की सीटें बाहर निकालकर सोने की जगह अंदर बनानी होगी। तो मैं सर्दी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ठिठुर सकता हूँ। जहाज के कैबिन से सीटें निकाल दी गईं। अब वहां उन्होंने कंबल बिछा दिए। नाग ने खाल का समूरी कोट पहन लिया। शाम हो रही थी। वो कैबिन में घुसकर कंबलों पर लेट गए और गौर करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर सब्जी पकाई और शोरबा गर्म किया। खाना खाकर उन्होंने कहवा पिया और बातें करने लगे। यहाँ तो हम एक तरह से फंस गए हैं। खुदा जाने गिरजा घर हमें मिलता भी है कि नहीं। बहरहाल अब तो जरूरत इस बात की है कि यहाँ से किस तरह निकला जाए। नाग ने कहा, यहाँ से किस तरह निकल सकते हैं? ये बर्फानी मैदान तो हजारों मीलों में फैले हुए हैं। जहाज तबाह हो चुका है। हमारे पास खाने पीने का सामान 2 हफ्तों का है। खैर, हम तो खाने पीने के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। मारिया का क्या बनेगा? खुदा जाने वो जादूगर उसके साथ क्या सलूक करता है, जिसने मारिया को गैबी हालत में देखकर अपने काबू में कर लिया है। यकीनन वो कोई बड़ा जबरदस्त जादूगर होगा। अंबर आ भर कर बोला, खुदा बेहतर करेगा। अब ये मालूम नहीं कि हम किस मकाम पर आए हैं। अगर तो ये जगह इस बर्फानी रास्ते पर है जहाँ से स्कीमो लोगों की कुत्ता गाड़ियाँ गुजरा करती हैं, तो फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। नाग ने कहा, यहाँ तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ भला कुत्ता गाड़ी क्यों आएगी? मेरा तो ख्याल है कि इधर कभी कोई आता ही नहीं। अंबर कहने लगा, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही नाग? अगर सर्दी लगती है तो मेरा भी समूरी कोट ले लो। नाग ने कहा, कहवा पीने के बाद खूब गर्म हो गया हूँ, अब तो मुझे नींद आने लगी है। अंबर ने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हमें सो जाना चाहिए। सुबह ताज़ा दम होकर गौर करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कैबिन में अगरचे ठंड थी, मगर बाहर के मुकाबले में अंदर कुछ आराम था। उन्होंने कंबल ऊपर कर लिए और सोने की कोशिश करने लगे। रात गहरी हो गई थी। आसमान पर कहीं कहीं सितारे चमक रहे थे। अंबर और नाग अपने तबाहशुदा जहाज के कैबिन में गहरी नींद सो रहे थे। अचानक नाग की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे जलजला आ गया था और जमीन हिल रही थी। जहाज का कैबिन भी किसी वक्त हिल जाता था। अब ऐसी आवाज आज सुनाई दी जैसे बर्फ पर कोई भारी शय गिर रही है। अंबर की भी आंख खुल गई। उसने कहा, शायद जलजला आ गया है। नाग ने कहा, जलजला इतना लंबा नहीं हो सकता, और फिर ये आवाज कैसी है? अंबर ने कान लगाकर सुना। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन पर भारी चीज मार रहा हो। दोनों कैबिन से बाहर निकल आए। वो गड़े के किनारे पर आकर देखने लगे। सितारों की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफेद टीला सा उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ये क्या हो सकता है? क्या यहाँ बर्फ के टीले रात को सफर करते हैं? अभी वो सोच ही रहे थे कि भयानक चीख की आवाज रात की खामोशी फिजा में गूंज उठी। दोनों बर्फ पर झुक कर तकने लगे। अब उन्हें सामने एक बर्फानी भूत नजर आया जो पहाड़ का पहाड़ था।
सर पर बर्फ जैसे लंबे लंबे बाल थे, आंखें सुर्ख अंगारा थी। दोनों लंबे हाथ दरख्तों की तरह नीचे लटके थे। नाखून लंबे थे, पाँव कई फुट चौड़े और लंबे थे। वो जमीन पर पैर रखता था, उसके वजन से बर्फ नीचे बैठ जाती और कड़ाके की आवाज़ पैदा होती। जमीन हिलने लगी। पूरा पहाड़ का पहाड़ उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। नाग ने कहा, यह कुतुब शुमाली का बर्फानी भूत है। ये बड़ा खूंखार होता है और इंसानों हैवानों सबको कच्चा चबाकर निकल जाता है। अंबर कहने लगा, बेहद खौफनाक शक्ल है, तुम अपने आप को बचाओ, मुझे तो ये कुछ ना कह सकेगा। नाग ने कहा, यह तुम्हारे सर पर पाँव रखकर तुम्हें बर्फ के नीचे दबा देगा, फिर हमें निकालने में दिक्कत पेश आएगी। मेरा ख्याल है इस पर गोली चलाते हैं। हवाबाज की बंदूक बेकार हो गई थी। अंबर के पास एक पिस्तौल था जिसमें 4 गोलियां थी। नाग पीछे हट गया। अंबर ने पिस्तौल का रुख बर्फानी भूत की तरफ किया और पे दर पे 4 गोलियां फायर कर दी। 4 गोलियां भूत के चेहरे पर लगी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। वो जरा रुक गया। उसने मुंह खोलकर एक चीख मारी। उसके भयानक दांत लंबे, बड़े बड़े लंबे और नोकीले थे। उसकी चीख ने अंधेरी रात को दहशतज़दा बना दिया। बर्फानी भूत तेजी से अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर उछलकर गड्ढे से बाहर आ गया और बर्फ में एक तरफ होकर छुप गया। इत्तेफाक से वहां एक खो थी। इसी खो में नाग भी बैठा यह सारा तमाशा देख रहा था। मेरा ख्याल है यहाँ छुपे रहते हैं। अगर ये बर्फानी भूत बिल्कुल ही पीछे पड़ गया तो इसे हलाक कर देंगे, नहीं तो इसे कुछ नहीं करेंगे। बर्फानी भूत तबाहशुदा जहाज को गड्ढे के किनारे खड़े होकर झुक कर देखने लगा। वो साथ साथ गुर्रा भी रहा था। वो हैरान जरूर था कि जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो कहाँ चला गया है। बर्फानी भूत ने हाथ से जहाज को ऊपर उठा लिया और गड्ढे से बाहर निकालकर बर्फ पर पटक दिया। वो अंबर और नाग को शायद भूल गया था। अंबर और नाग बर्फानी खो में बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। बर्फानी भूत कैबिन में रखे हुए कंबल और खुराक के डिब्बे तक रहा था। फिर उसने एक कंबल में खुराक के सारे डिब्बे डाले और कंबल की गठली सी बनाकर उसे उठाए बर्फानी मैदान में एक तरफ को चल पड़ा। अंबर और नाग ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बर्फानी भूत ने ये क्या हरकत की? नाग बोला, वो कंबल और खुराक के डिब्बे लेकर कहाँ जा रहा है? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है वो अपने घर जाकर खाएगा और कंबल ओढ़कर सो जाएगा। अंबर हंसा। नाग ने कहा, अंबर जरूर कोई खास बात है। मेरा ख्याल है कि ये बर्फानी भूत ये सारी चीज़ें किसी इंसान के लिए ले जा रहा है जो उसकी कैद में है। अंबर का माथा ठनका। वो नाग की अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने बड़े बत्ते की बात कही थी, क्योंकि बर्फानी भूत को कंबल और खुराक के डिब्बे उठाने की क्या जरूरत थी भला? अंबर बोला, चलो बर्फानी भूत का पीछा करते हैं, कहीं जादूगर ने इसको काबू में न कर रखा हो। चलो जल्दी चलो। अंबर और नाग बर्फानी खो में से निकलकर बर्फानी भूत के पीछे पीछे छुपकर चल पड़े। रात तारीख थी, लेकिन सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्हें बर्फानी भूत दूर जाता साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक कंबल में गठली थी और वो कंधे उचकाए पांव जमीन पर मारता चला जा रहा था। जमीन पर चलने के बाद बर्फानी भूत एक टीले की तरफ मुड़ गया। अंबर और नाग भी तेज से चलते उस टीले के हक में आ गए। यहाँ उन्होंने बर्फ के टीले में एक गार देखा जिसके मुंह पर बर्फ की बड़ी सिल रखी हुई थी। बर्फानी भूत यहाँ खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ एक नजर डाली। अंबर और नाग बर्फ पर लेट गए। बर्फानी भूत ने बर्फ की वजनी सिल हाथ से पकड़कर परे हटाई, झुककर गार में दाखिल हो गया और दोबारा सिल अपनी जगह पर रखी और गायब हो गया। अंबर ने नाग से कहा, इस गार के अंदर जरूर कोई राज है जो हमारा इंतजार कर रहा है। हो सकता है यहाँ मारिया हो सकता है यहाँ सुर्ख बालों वाला मकरूज जादूगर हो। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमारा इस गार के अंदर जाना जरूरी हो गया है। नाग बोला, भाई तो फिर तुम यहाँ ठहरो, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ कि वहाँ क्या राज छुपा है। ठीक है, मगर देर न करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नाग ने उसी वक्त सफेद बर्फानी सांप का रूप बदला और बर्फ पर रेंगता हुआ गार की तरफ रवाना हो गया। गार के मुंह के आगे बर्फ की भारी सिल पड़ी थी, लेकिन एक जगह से छोटा सा सुराख रह गया था। नाग उस सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी बदबू आई, जैसे खोलते हुए तेल में किसी ने पानी डाल दिया हो। सांप गार में रेंगता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। अब एक ऊंची छत वाला कमरा आ गया। छत बर्फ की थी, फर्श भी बर्फ का था। सांप दीवार के ऊपर चढ़कर रेंगने लगा। बड़े कोने के कमरे में उसकी नजर पड़ी तो क्या देखता है कि वही बर्फानी भूत जमीन पर झुककर बैठा है। उसने एक कोटली में हाथ डाल रखा है। कोटली के मुंह पर जो बर्फ की सिल लगी थी वो करीबी पड़ी है। सांप रेंगता हुआ छत पर आ गया। उसने नीचे झुककर देखा, बर्फानी भूत ने सारे खुराक के डिब्बे और कंबल कोटली के अंदर फेंके हैं। जहां एक नाजुक सी औरत बैठी उन डिब्बों को खोलने की कोशिश कर रही है। उस औरत के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन गर्म कपड़े हैं। चमड़े का समूरी टोप सर पर रखा है। औरत का चेहरा जर्द है। खौफ और भूख से गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। आंखों के गिर्द हल्के हैं। बर्फानी भूत ने एक डिब्बा लेकर उसे जोर से जमीन पर मारा तो वो खुल गया। उसमें उबले हुए आलू रखे थे। औरत ने जल्दी जल्दी सारे आलू हड़प कर लिए। बर्फानी भूत जोर से हंसा। उसके हंसने से सारा गार हिलने लगा। सांप छत से चिमट गया। फिर जब औरत का पेट भर गया तो बर्फानी भूत ने उसके सर पर हाथ फेरा। औरत जल्दी से जमीन के साथ लग गई। बर्फानी भूत ने कोटली के आगे बर्फ की भारी सिल रख दी और खुद जमीन पर लेट गया। सारा फर्श उसके नीचे आ गया था। वहां कोई जगह बाकी न बची थी। सांप छत पर से रेंगता हुआ दीवार पर आ गया और यहाँ से रेंगता हुआ गार से बाहर निकल आया। वो सीधा लपक कर अंबर के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा सुनाया। अंबर भी हैरान हुआ कि ये औरत बर्फानी भूत कहाँ से ले आया।
ये औरत कौन हो सकती है? उसने पूछा। नाग ने कहा, कहीं मारिया ही ना हो। अंबर मुस्कुराया। मारिया का रंग गोरा नहीं है, मैंने उसे एक बार असली शक्ल में देखा था। फिर अगर वो मारिया होती तो वो तुम्हारी मौजूदगी को जरूर महसूस कर लेती और छत की तरफ जरूर देखती। ये कोई दूसरी औरत है जिसको ये किंग कॉन्ग का बच्चा कहीं से उठा लाया है। इसका सुराग भी हमें ही लगाना होगा। नाग बोला, ठीक है, तुम वापस जहाज में जाकर बैठो, मैं अंदर जाकर उस औरत से मिलने की कोशिश करता हूँ। अंबर कहने लगा, लेकिन जब तक वो बर्फानी भूत अंदर है हमें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है तैश में आकर उस बेगुनाह औरत को हिला के न कर दे। फिर हमें क्या करना चाहिए? नाग ने कहा, हमें बर्फानी भूत के यहाँ से निकलने का इंतजार करना चाहिए। अंबर बोला। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जमीन हिलनी शुरू हो गई, जैसे जलजला आ गया हो। वो बाहर आ रहा है, छुप जाओ। दोनों एक गड्ढे में उतरकर छुप गए। जमीन हिलती गई। बर्फानी भूत बड़े बड़े पाँव मारता बर्फ पर चलता रहा। जब जमीन की लर्जिश और पाँव के धमाकों की आवाज़ दूर चली गई तो उन्होंने बर्फानी गड्ढे से बाहर निकलकर देखा। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्हें बर्फानी भूत दूर जाता हुआ दिखाई दिया। अंबर ने कहा, इस वक्त सुनहरी मौका है, चलो चलकर मालूम करते हैं कि वो औरत कौन है। नाग बोला, क्या तुम भी साथ चलोगे? अंबर ने कहा, तो क्या मैं इस सर्दी में अकेला बैठकर मक्खियां मारूंगा? इस बर्फानी इलाके में तो मक्खियां भी नहीं हैं। दोनों गड्ढे में से निकलकर गार की तरफ आ गए। गार के करीब आकर अंबर ने हाथ लगाकर जरा सा जोर लगाया और बर्फ की सील गार के मुंह से खिसक कर परे हो गई। वो गार के अंदर दाखिल हो गए। वो जल्दी जल्दी चलते हुए बड़े कमरे में आ गए। वो कोठली सामने थी जिसमें सुर्ख बालों वाली औरत कैद थी। उस कोठली का मुंह भी बर्फ की सिल से बंधा था। अंबर ने बड़े आराम से बर्फ की सिल परे हटा दी। उन्होंने देखा कि औरत बेचारी सहमी हुई दीवार के साथ लगकर बैठी है और खौफजदा नजरों से तक रही है, क्योंकि उसे यकीन था कि बर्फानी भूत एक बार फिर आ गया है। अब जो उसने अपने सामने दो इंसानों को देखा तो खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई। वो लपक कर आई और अंबर से लिपट गई और जोर जोर से सिसकियां भरकर रोने लगी। अंबर ने उसे हौसला दिया और कहा, रो नहीं बहन, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, चलो हमारे साथ। औरत सहम कर जमीन पर बैठ गई। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। बर्फानी दरिंदा आकर हम सबको कच्चा चबा जाएगा। हम लोग उसकी निगाहों से बचकर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। नाग ने कहा, डरो नहीं बहन, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे इस बर्फानी जहन्नुम से निकाल कर ले जाएंगे। चलो उठो, डरो नहीं, उठो। अंबर और नाग के हौसला दिलाने से औरत उनके साथ कोठली से निकलकर हाल कमरे में आ गई। वो सहमी हुई थी और डर डर कर चल रही थी। गार से बाहर निकलते हुए जरा हिचकिचाई। ये बर्फानी दरिंदा जरूर बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अंबर ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा और कहा, नहीं बहन, बाहर कोई नहीं, तुम बेशक खुद बाहर आकर अपनी तसल्ली कर लो। औरत ने गार के दरवाजे से बाहर निकलकर चारों तरफ सहमी नजरों से देखा और फिर अंबर और नाग के साथ एक तरफ को चल दी। अंबर और नाग उस औरत को साथ लेकर अपने जहाज वाली खो में आ गए। रात अब ढल चुकी थी और मशरिक की तरफ सुबह की रोशनी हो रही थी। अंबर ने कहा, बहन, तुम्हारी कहानी हम बाद में सुनेंगे कि तुम कौन हो और इस भूत के चुंगल में कैसे फंस गई। पहले हम तुमको इस दरिंदे से बचाकर किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दरिंदे ने इस जगह देखी हुई है और वो यहाँ पहुँच सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? नाग आंखों पर उंगलियां फेरते हुए बोला, इस औरत को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। वो बर्फानी भूत यहाँ पहुँच जाएगा, बल्कि कुछ पता नहीं कि वो इधर ही आ रहा हो। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर पहाड़ी टीलों की तरफ एक चीख की भयानक आवाज़ सुनाई दी। औरत का सारा जिस्म लर्ज गया। वो फिर आ गया, मैं उसके पास जा रही हूँ। औरत यूं उठ कर चलने लगी जैसे उस पर किसी ने जादू कर रखा हो। नाग ने उसे पकड़कर खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं वो हमें अब कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर भी चीख की आवाज़ सुनकर होशियार हो गया। क्या करें, इस औरत को दरिंदे के हवाले नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है दरिंदे का मुकाबला करके उसे हलाक कर दें। हमारे पास पिस्तौल और बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए हाथी बनकर अगर मुकाबला किया तो हो सकता है ये मुझे भी शदीद जख्मी कर दे। सांप बनकर उसे इसलिए हलाक करना मुश्किल है कि उसके सारे बदन पर बाल ही बाल हैं, मैं उसे कहाँ डसूंगा। अंबर ने कहा, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि हम उसके आगे हथियार फेंक दें? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मैं उसका मुकाबला करके उसे हलाक कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं, पहले हमें अकल से उसे जेर करना चाहिए। हाँ, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो उसे मार डालेंगे, अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे हलाक कर डालेंगे। अब बर्फानी भूत की चीख की आवाज़ करीब से सुनाई दी और साथ ही ज़मीन पर उसकी जिन्नाती कदमों की हल्की हल्की धमक की आवाज़ भी पड़ने लगी। औरत का बुरा हाल हो रहा था। नाग ने कहा, औरत को कैबिन के अंदर बंद कर दो, मैं बाहर निकलकर इसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। वो औरत के सामने अपनी छुपी हुई ताकत का इजहार नहीं करना चाहता था। अंबर ने औरत को जहाज के कैबिन में छुपाकर बंद कर दिया, खुद जहाज की ओट में होकर बैठ गया। नाग ने बाहर जाते ही बर्फानी गैंडे का रूप धार लिया और बर्फानी भूत की तरफ उठ दौड़ा। बर्फानी भूत दोनों हाथ हिलाता, चिल्लाता, गुर्राता आगे बढ़ा चला आ रहा था। उसे पता चल गया कि औरत को कोई उठाकर ले गया है। गैंडे ने करीब जाकर बर्फानी भूत को टक्कर मारने की कोशिश की। बर्फानी भूत ने दोनों हाथ उठाकर गैंडे पर हमला किया। गैंडा जल्दी से परे हट गया। बर्फानी भूत पीछे हटा। गैंडे ने दूसरी बार हमला किया और सींग बर्फानी भूत की टांग पर मारा। बर्फानी भूत तैश में चिंगाड़ा और गैंडे के पीछे दौड़ा। गैंडा उसे लेकर बर्फानी मैदान की तरफ निकल गया, मगर भूत फिर से वापस हुआ और जिधर से उसे इंसानों की बू आ रही थी उधर को चीखता हुआ चला। नाग ने देखा कि ये बला तो अंबर और उस मजलूम औरत का पीछा ही नहीं छोड़ रही और उसने बर्फानी भूत को मार भी लिया
तो यहाँ उसका इलाज कैसे होगा। अंबर को बड़ी परेशानी हुई। मुकाबले का ख्याल उसने एक बार फिर मुलतवी कर दिया। अब वो सांप का रूप बदलकर बर्फानी भूत के पीछे पीछे चलने लगा। उसने सोच रखा था कि अगर इस भूत ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की तो वो किसी न किसी तरह भूत के जिस्म पर चढ़कर उसके मुंह पर डसेगा और उसे हलाक कर देगा। बर्फानी भूत जहाज के ढांचे के पास जाकर औरत की तलाश करने लगा। वहां कोई नहीं था। भूत चीख चीख कर शोर मचाने और अपना सीना पीटने लगा। नाग ने भी अपनी गर्दन उठाकर नीचे गड्ढे में देखा। वहां ना अंबर था और ना वो औरत। वो जरूर किसी महफूज जगह पर छुप गए थे। भूत कितनी देर वहां खड़ा शोर मचाता और जमीन पर जोर जोर से पाँव मारता रहा। नाग एक तरफ सांप बनकर बर्फ के तोदे से लगा यह सारा तमाशा दिलचस्पी से देखता रहा। कुछ देर शोर मचाने के बाद बर्फानी भूत ने जहाज पर पाँव मारा और उसका अगला हिस्सा कुचल दिया। उसका सिर्फ ये पिछला कैबिन ही रह गया था। बर्फानी भूत एक तरफ को चल दिया। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो सांप भी नाग की शक्ल में आ गया। नीचे उतरकर अंबर को आवाजें देने लगा। इतने में एक जगह से बर्फ परे हटी और अंबर उस औरत को लेकर बाहर निकल आया। मालूम हुआ कि उसने बर्फ खोद कर एक खो बना ली थी और दोनों उसमें पनाह लिए हुए थे। नाग ने कहा वो चला गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फिर आएगा। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। अंबर ने कहा ठीक है। अब वो औरत बोली, यहाँ से 100 मील के करीब एक लेबॉर्ट्री है जहाँ मेरा बाप प्रोफेसर है और तेल की तलाश के सिलसिले में तजुर्बे करता है। ये बर्फानी भूत मुझे आज से 2 महीने पहले एक तूफानी रात को वहाँ से उठा लाया था। मैं अपने बाप के पास कॉटेज में रहती थी। मेरा नाम लोलगा है। मैं अमरीकी औरत हूँ। मेरा खामन मर गया है और एक लड़की अमेरिका में ज़ेरे तालीम है। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का इल्म है। ओल्गा ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यहाँ अजनबी हूँ। अमेरिका से 6 महीने पहले आई थी। हाँ, इतना मालूम है कि यह भूत 2 दिन मुझे कंधों पर उठाए चलता रहा और मेरा सूरज दाएं जाने भी तलू होकर गरूब हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर यहाँ से मगरिब की सिमत है। ठीक है, लेबॉर्ट्रियाँ कुतुब शुमाली के मगरिब में ही कायम है। अंबर की इस बात पर नाग ने कहा, मगर मारिया का क्या बनेगा। हमें गिरजा घर का पता भी चलाना है जहाँ जादूगर ने मारिया को अपने कब्जे में कर रखा है। हमारे आने का मकसद तो यही है। अंबर ने कहा, खुदा ने चाहा तो हम अपनी बहन मारिया का भी खोज लगा लेंगे। अभी सबसे पहली जिम्मेदारी इस बहन को इसके बाप तक पहुंचाना है। कोई खबर नहीं, मारिया का सुराग भी वहीं से मिल जाएगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता रहता है। औरत ने पूछा, मारिया कौन है। नाग ने मुख्तसर करके बताया, हमारी एक बहन है जो यहाँ आकर खो गई है। हमारा जहाज़ क्रैश हो गया था। वो बर्फानी तूफान में फंस कर रास्ता भूल गई। किसी ने बताया कि उसे एक गिरजा घर में किसी जादूगर के पास देखा गया। औरत ने ताज्जुब से कंधे चढ़ाए और खामोश रही। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए, क्योंकि बर्फानी भूत हो सकता है खोज लगाता फिर इधर आ निकले। नाग ने कहा, अभी दिन निकला ही है, चलो यहाँ से कूच करते हैं। उन्होंने कम्बल को थैला बनाकर उसमें खाने पीने की जितनी चीज़ें बाकी रह गई थी डाली। थैले को अंबर ने कंधे पर डाला और तीनों खो से निकलकर मगरिब की तरफ रवाना हो गए। सूरज उस वक्त मगरिब की सिमत था। नाग अपने अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ठीक रास्ते पर चला था। औरत भी उसके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने खाल के जूते पहन रखे थे। बर्फ सख्त थी और जूते आरामदेह थे और वो बड़े आराम से चले जा रहे थे। शुरू में वो बहुत तेज से चले, इस ख्याल से कि कहीं बर्फानी भूत फिर पीछे ना आ जाए। वो बड़ी जल्दी जल्दी इस इलाके से दूर निकल जाना चाहते थे। शाम तक वो काफी दूर निकल आए। अब औरत थककर चूर हो गई। वो एक बर्फ के तौदे से टेक लगाकर बैठ गई। अंबर ने उसे खाना खिलाया, खुद भी खाया, कहवा पिया। औरत की जान में जान आई, मगर सर्दी से उसका और नाक का बुरा हाल हो रहा था। मट्टी के तेल का लैंप उन्होंने जला रखा था, मगर तेज बर्फानी हवा में वो बार बार बुझ रहा था। उन्होंने उसी जगह रात बसर करने का इरादा किया और कंबल जमीन पर बिछा दिया। इतने में आसमान पर बादलों का गुबार सा छा गया। औरत ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तूफान आ रहा है, बर्फ का तूफान। अभी वो बातें कर रहे थे कि बर्फ गिरना शुरू हो गई। सफ़ेद सफ़ेद रुई के गाले उनके ऊपर गिरने लगे। फिर हवा भी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। औरत ने कहा, यहाँ से भागो, नहीं तो ये तूफान हमें मार डालेगा। अंबर ने उठकर इधर उधर देखा। यहाँ तो बर्फ के तूफान से पनाह लेने के लिए कुछ भी नहीं है। नाग ने कहा, मुझे वहम है कि इस बर्फानी तोदे के पीछे शायद हमें छुपने को कोई जगह मिल जाए। वो तीनों उठे और बर्फबारी की तेज हवाओं में बर्फानी तोदे की तरफ रवाना हो गए। सर्द हवा उनके जिस्मों को शल कर रही थी। सिर्फ अंबर ऐसा शख्स था जिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तोदे तक पहुंचते पहुंचते बर्फ के तूफान की रफ्तार तेज से तेज हो गई। औरत 2-3 बार गिर पड़ी। अंबर ने उसे बार बार संभाला दिया। तोदे की दूसरी जानिब अचानक उनकी नज़र लकड़ी के बने हुए एक छोटे से गैराज पर पड़ी। औरत ने खुशी से चिल्लाकर कहा, ये हमारी पनाहगाह है। हमारे महकमे ने बर्फानी इलाके में कहीं ऐसी लकड़ी कोठलियाँ बनाकर छोड़ी हैं ताकि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल कर भटक जाए तो उसे यहाँ पर मिल जाए। यहाँ ज़रूर हमें मिट्टी का तेल भी मिल जाएगा, चूल्हा भी और कुछ खुराक भी ज़रूर पड़ी होगी। वो तेज़ी से लकड़ी के गैराज में दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसका लकड़ी का फर्श टूटा हुआ था। दरमियान में एक गोल मेज थी, इर्द गिर्द कुर्सियाँ थी। छत से लालटेन लटक रही थी। कोने में मिट्टी के तेल का एक पीपा पड़ा हुआ था। नाग ने देखा कि उसमें तेल का एक कतरा भी नहीं था। लालटेन में भी तेल खुश्क हो चुका था। खाने पीने के डिब्बे भी खाली पड़े थे। मालूम होता था कि कोई जमात वहाँ 10-12 रोज़ तक रहकर जा चुकी है। उनके पास 2-3 रोज़ की खुराक मौजूद थी।
जैसे वो हंगामी हालात में 7 रोज तक भी चला सकते थे। पानी की एक शागल भी थी। बाहर तूफान अब जोरों पर हो गया था। तूफानी हवाएं मकान की दीवारों से टकरे मार रही थी और दीवारें हिल रही थी। अंबर ने बंद खिड़की के सुराखों में कपड़ा ठोस दिया। उसके पास जो थोड़ा सा मिट्टी का तेल रह गया था उसकी मदद से चूल्हा जलाया, बर्फ तोड़कर पानी बनाया और उसे पी लिया। फिर कहवा बनाकर पिया, टमाटर और मटर गर्म करके उसका शोरबा पिया। औरत को भी पिलाया, फिर कंबल उड़ाकर उसे सुला दिया। नाग ने भी समूरी कोट पहनकर ऊपर 2 कंबल ले लिए। सर पर भी उसने ऊनी टोपी पहन रखी थी। तूफान सारी रात जारी रहा। ऐसी खौफनाक आवाज़ों वाला तूफान अंबर और नाग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खुदा खुदा करके तूफान थमा, दिन चढ़ा, सूरज की हल्की हल्की रोशनी हुई। उन्होंने खिड़की खोलकर देखने की कोशिश की। मालूम हुआ कि खिड़की आधी बर्फ में गर्क है। नाग और अंबर कुल्हाड़ी लेकर बर्फ हटाने लगे। पहले खिड़की तोड़ी, फिर बर्फ पर हटाई। बाहर निकलकर मकान के दरवाजे के आगे से बर्फ हटाई। अंदर आकर खिड़की का दरवाज़ा फिर से मरम्मत करके लगाया और फिर बाहर निकलकर देखा हर तरफ बर्फ के नए तोदे बन गए हैं। नए बर्फानी टीले वजूद में आ गए हैं। औरत चूल्हा जलाकर टमाटर का शोरबा तैयार कर रही थी। उन्होंने टमाटर के शोरबे और कहवे का नाश्ता किया और बैठकर गौर करने लगे कि उन्हें किस वक्त यहाँ से कूच करना चाहिए। ओल्गा पर अभी तक थकन के असरात थे। अगर उन्हें कहीं से कोई घसीटने वाली गाड़ी मिल जाती तो ओल्गा का मसला हल हो सकता था। नाग ने मशवरा दिया कि कमरे की किसी छोटी मेज़ को उल्टा करके उसमें ओल्गा को बिठा दिया जाए और रस्सियों से खींचकर सफ़र किया जाए। ख्याल अच्छा था। चुनाचे एक छोटी मेज़ को उल्टा करके उसमें गद्दियाँ और बिस्तर का कंबल लगा दिया गया। ओल्गा उसमें बैठ गई। मेज़ के आगे 2 रस्सियाँ बांधी गई। दोपहर से कुछ देर पहले उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। यह छोटी सी मेज़ बर्फ़ पर खूब चल रही थी। अलबत्ता बर्फ़ ताज़ा ताज़ा थी। अमर और नाग के पाँव बार बार बर्फ़ में धंस रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार सुस्त थी। शाम तक उन्होंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया। अब फिर रात बसर करने का मसला था। अपने साथ उन्होंने लकड़ी के मकान से तरपाल का एक पुराना सा छोटा सा खैमा ले लिया था। ये खैमा उन्होंने बर्फ़ में गाड़ दिया और उसके अंदर इकट्ठे होकर बैठ गए। ओल्गा ने दोबारा टमाटर का शोरबा गर्म करके सबको दिया, खुद भी पिया और थोड़ी सी चर्बी डिब्बे में से निकाल कर खाई। अब तकरीबन सारे डिब्बे ख़त्म हो गए थे। सिर्फ मिट्टी का तेल और टमाटर के शोरबे के 2 डिब्बे बच गए थे। ओल्गा तो सो गई, लेकिन अंबर और नाग बातें करते रहे। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए नाग, क्योंकि सफ़र करते आज दूसरा रोज़ हो गया और अभी तक किसी आबादी के आसार नजर नहीं आए। नाग भी सोच में पड़ गया। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि इन इलाकों से मैं भी नावाकिफ़ हूँ। ओल्गा भी ना तजर्बाकार है। उसने भी अंदाजे से ही बताया था कि शायद उसको सफ़र करते हुए उसके बाप का घर आ जाए। अंबर ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें सफ़र जारी रखना चाहिए? नाग मुस्कुराया। इसके सिवा और चारा भी क्या है? हाँ, एक बात हो सकती है कि मैं परिंदा बनकर उड़ जाऊँ और आगे जाकर मालूम करूँ कि कहीं कोई बस्ती भी है कि नहीं। अंबर खुश होकर बोला, यार इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तुम अभी उड़कर जाओ और पता लगाओ कि इसके आगे बर्फानी मैदान ही है या कहीं कोई बस्ती भी है। नाग ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरी वापसी तक इसी जगह रहना, चलना पड़ना। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। नाग उसी वक्त बाज की शक्ल में तब्दील हो गया और उसने मगरिब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था। नाग उड़ता चला गया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। ओल्गा ने जागते ही नाग के बारे में पूछा कि वो कहाँ चला गया। अंबर ने बहाना बनाया, मैंने उसे आगे जाकर रास्ते का पता लगाने भेजा है, दोपहर तक आ जाएगा, क्योंकि मुझे शुबह है कि शायद हम रास्ते से भटक गए हैं। ओल्गा ने कहा, मुझे यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? अंबर ने पूछा। ओल्गा ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं ठीक रास्ते पर जा रही हूँ। अंबर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और वह सामान ठीक करने लग गए। उधर नाग बाज बना बर्फानी फिजाओं में उड़ा चला जा रहा था। उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक जगह कुछ खंबे से नजर आए। बीच में एक गोल थाल सा लगा था। नाग उड़ता उड़ता वहां पहुंच गया। ये एक छोटी सी इमारत थी। पास ही बर्फ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। रेडार का प्याला घूम रहा था और खंभों के साथ तारों का जाल लगा था। नाग समझ गया कि यही वो लेबॉर्ट्री है जहां ओल्गा का प्रोफेसर बाप काम करता है। वो उड़ता उड़ता एक मंजिला इमारत के रोशनदान पर जाकर बैठा। उसने शीशे में से अंदर झांक कर देखा। अंदर एक छोटी छोटी खिचड़ी सी दाढ़ी वाला प्रोफेसर किस्म का आदमी आलात के सामने बैठा था। उसके सर पर एक जर्मन सिपाही दूसरे कमरे से निकल आए। उनमें एक अफसर था। अफसर ने पिस्तौल की नाली प्रोफेसर के सर के साथ लगाकर कहा, हमें वो खुफिया ज़ुबान बताओ जिसमें तुम वाशिंगटन से बातें करते हो। प्रोफेसर ने कहा, कोड वर्ड का मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो एक साइंसदान हूँ, सिग्नल ऑपरेटर नहीं। जिन लोगों को कोड वर्ड्स का इल्म था उनको तुम लोगों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। जर्मन अफसर ने जोर से पिस्तौल का दस्ता प्रोफेसर के सर पर मारा। प्रोफेसर के सर से खून जारी हो गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अफसर ने इशारा किया। जर्मन सिपाही उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। जर्मन अफसर खुद मशीनों के आगे बैठ गया। उसने वायरलेस पर जर्मन जुबान में अपने हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। शायद वो ये खुशखबरी भेज रहा था कि उन्होंने कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों में एक लेबॉर्ट्री पर कब्जा कर लिया है। नाग वहां से उड़कर वापस आ गया। ओल्गा उसे देखकर बड़ी खुश हुई। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, मैं तो परेशान हो गई थी। नाग ने अंबर को बताया कि ओल्गा के घर का पता मालूम हो गया है। लेबॉर्ट्री यहाँ से 50 कोस के फासले पर है।
ओल्गा खुश होकर बोली, मेरे डैडी तो ठीक है ना। नाग उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। उसने सारी बात साफ साफ बता दी कि लेबोरेटरी पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया है और ओल्गा का बाप जर्मनों की हिरासत में रहकर काम कर रहा है। उसने ओल्गा की खातिर ये ना बताया कि जर्मनों ने प्रोफेसर को जख्मी करके जेल में डाल रखा है। अंबर ने कहा, इसका मतलब है कि अगर हमने ओल्गा को वहाँ छोड़ा तो ये भी जर्मनों की कैद में चली जाएगी और वो हमें भी कैदी बना लेंगे। नाग ने कहा, ऐसा ही होगा। ओल्गा रोने लगी, मेरे डैडी तुम किस हाल में हो? नाग और अंबर ने उसे तसल्ली दी कि वो फिक्र ना करे, उसके डैडी को बहुत जल्द आज़ाद करा लिया जाएगा। ओल्गा कुछ देर सिसकियाँ भरने के बाद चुप हो गई और रुमाल से आंसू पोंछते हुए बोली, अगर जर्मन वहाँ आ गए हैं तो हमारा उनके करीब भी भटकना खतरनाक हो सकता है। हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? ओल्गा ने सोचकर कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए। शायद सफ़र करते करते हम किसी अमरीकी सेंटर तक पहुँच जाएं। अंबर ने कहा, लेकिन हमारे पास खुराक एक रोज़ की बाकी रह गई। हम इतनी कम खुराक के साथ इतनी बेयकीनी सफ़र का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। ना कहने लगा, किसी और तरफ सफ़र करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओल्गा बोली, तो फिर क्या हम इसी जगह बैठे बैठे मरना पसंद करेंगे? नाग ने कहा, नहीं, हम हमला करके लेबोरेटरी पर कब्जा कर लेंगे। ओल्गा पहली बार कहका मारकर हंसी। जब से वो सफ़र में उनके साथ थी, किसी ने भी उसे इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। नाग और अंबर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नाग ने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? ओल्गा कहने लगी, इस ख्याल से कि एक टिड्डी पहाड़ का मुकाबला करने का मंसूबा बना रही है। भला हम निहत्ते इंसान जर्मन कंपनी का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? क्या ये हंसी की बात नहीं है? नाग ने अंबर की तरफ देखा और कहा, अंबर भैया ज़रा ओल्गा को बताओ कि हम हमला कर सकते हैं और लेबोरेटरी पर कब्जा भी कर सकते हैं। अंबर ने ओल्गा के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन, दुनिया में बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जीऊँगी, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। नाग ने ओल्गा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र न करो, हम अपनी बहन को मरने नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास पहुँचाएंगे। ओल्गा की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि दो निहत्ते आदमी एक पूरी जर्मन कंपनी पर हमला किस तरह करेंगे और फिर उन्हें शिकस्त देकर लेबोरेटरी पर क्यों कर कब्जा करेंगे। ओल्गा को कुछ यकीन होने लगा था कि ये दोनों पागल हैं। इससे पहले भी उसने सुना था कि अंबर अपने दोस्त नाग से कह रहा था कि यार, तुम हाथी बनकर बर्फानी इंसान का मुकाबला क्यों नहीं करते। ओल्गा खामोशी से अपनी किस्मत को कोसने लगी कि बर्फानी भूत के चुंगल से निकलकर अब इन दो पागल आदमियों के पल्ले पड़ गई। वो अपने काम में लगी थी। कैंप से बाहर चूल्हा जलाकर बर्फ पर टमाटर का शोरबा गर्म कर रही थी। अंदर खैमे में अंबर और नाग हमले का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरा तो ख्याल है कि हमें आज रात ही हमला कर देना चाहिए। दिन की रोशनी में हमें कई एक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर मैं कैसे रातों रात वहाँ पहुँच सकूँगा? तुम तो उड़कर वहाँ पहुँच जाओगे। नाग बोला, ऐसा करते हैं कि मैं अभी वहाँ उड़कर जाता हूँ और उन जर्मनों को किसी न किसी तरह हिला करके लेबोरेटरी पर कब्जा कर लेता हूँ। तुम ओल्गा को लेकर सुबह सुबह चल पड़ना और शाम तक वहाँ पहुँच जाना। ये तजवीज़ ठीक है, तुम अभी चल पड़ो। अंबर को ये तजवीज़ पसंद आई थी। नाग ने पूछा, तुम्हें रास्ते का पता चल जाएगा? ओल्गा मेरे साथ है, फिर तुम भी तो हमें रहनुमाई करोगे। नाग ने अंबर को रास्ते की सारी निशानियां बता दी और खुद बाज बनकर उड़ गया और ओल्गा बाहर शोरबा प्यालों में डाल रही थी। उसने एक बाज को बड़ी तेज़ी से अपने सर के ऊपर से उड़ते देखा। इतने में अंबर बाहर आ गया। ओल्गा ने पूछा, नाग कहाँ है? अंबर बोला, वो लेबोरेटरी पर कब्जा करने गया है। हम मुँह अंधेरे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ओल्गा हैरानी से बोली, अकेला जर्मन फौजों का मुकाबला करने गया है? अंबर हंसकर कहने लगा, सिर्फ मुकाबला ही नहीं करने गया बल्कि उन्हें शिकस्त देने भी गया है। ओल्गा ने कहा, मगर मैंने तो उसे जाते नहीं देखा। अंबर हंसा, वो उड़कर गया है। ओल्गा को वो बाज याद आ गया जो उसके सर पर से उड़कर गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सच है। क्या ये लोग जादूगर हैं या पागल हैं? ना कहाँ है वो परिंदा, यहाँ कहाँ से आ गया था? ओल्गा का सर चकराने लगा। वो शोरबा लेकर जल्दी से खैमे के अंदर चली गई। उधर नाग उड़ता चला गया। आधी रात के बाद वो लेबोरेटरी के पास पहुंच गया। कमरे में रोशनी हो रही थी, मगर शीशों पर स्याह कपड़ा चढ़ा था, जिसकी वजह से बड़ी मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। जिस कमरे में प्रोफेसर को कैद किया गया था, उसके रोशनदान से भी धीमी धीमी रोशनी की किरणें बाहर आ रही थी। नाग उस रोशनदान पर जाकर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाकर अंदर देखा। प्रोफेसर एक पलंग पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। एक जर्मन सिपाही उसके सिराने खड़ा पहरा दे रहा था। नाग उड़कर लेबोरेटरी के दूसरे कमरे के रोशनदान में आ गया। यहाँ मशीनों के सामने दो जर्मन सिपाही आप बैठे आपस में हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। जरा परे एक पलंग पर उनका अफसर सोया पड़ा खराटे ले रहा था। दो सिपाही करीबी सोफे पर सो रहे थे। दो सिपाही मशीन गन लिए बाहर पहरा दे रहे थे। एक सिपाही हेलीकॉप्टर के बाहर पहरा दे रहा था। नाग ने हमले का सारा मंसूबा बना लिया। फिर वो उड़कर हेलीकॉप्टर के पास गया और पीछे छुपकर जमीन पर बैठ गया। जर्मन सिपाही ने किसी परिंदे की आवाज़ सुनी, मगर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई न दिया। वो इसी तरह चल फिर कर पहरा देने लगा। नाग ने बांस की शक्ल छोड़कर सांप का रूप बदल लिया और हेलीकॉप्टर पर रेंगता हुआ सिपाही के करीब आ गया। अंधेरे में सिपाही एक स्याह सांप को नहीं देख सकता था। जब सिपाही सांप के करीब से गुजरने लगा तो नाग ने छलांग लगाई और सिपाही की गर्दन से जाकर चिमट गया और जाते ही डस दिया।
जहर की वजह से सिपाही के गले की रगें खुश्क हो गई और वो बिल्कुल आवाज़ न निकाल सका। जहर ने जल्दी असर करना शुरू कर दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा और मर गया। सांप यहाँ से निकलकर लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर आ गया। उस जगह अंधेरे में 2 जर्मन चल फिरकर लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पहरा दे रहे थे। सांप ने देखा कि हर 10 सेकंड के बाद दोनों एक जगह आकर मिल जाते हैं। गोया 10 सेकंड से पहले पहले वो एक सिपाही को हलाक कर सकता है ताकि दूसरे सिपाही को कुछ खबर ना हो और वो शोर मचाकर अंदर के सिपाहियों को खबरदार न कर सके। सांप एक खास मकाम पर दीवार पर छुपकर बैठ गया और सिपाही के आने का इंतजार करने लगा। पहरेदार सिपाही दूसरे सिपाही से मिलकर लेबॉर्ट्री के अकब से होकर उस जगह आ गया जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। जो ही सिपाही करीब से गुजरा, सांप उछलकर उसकी गर्दन से चिमटा और फौरन डस दिया। उसे डसते ही जहर ने सिपाही की गर्दन की रगें खुश कर दी। उसने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ लिया और चकरा कर गिर पड़ा। गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अब दूसरा सिपाही चक्कर पूरा करके उधर आया तो सांप ने उछलकर उस पर हमला कर दिया, मगर सिपाही ने सांप को उछलकर हमला करते देख लिया था। उसने चीख मारकर अपने साथियों को खबरदार कर दिया। सांप ने उसे डस लिया था। वो मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ा, मगर इस दौरान में उसके साथी संगीन ताने बाहर को भागे। बाहर आकर उन्होंने टार्च को रोशनी में देखा कि दोनों पहरेदार थोड़े थोड़े फासले पर मरे पड़े हैं। जर्मन ऑफिसर ने चीख कर कहा, हेलीकॉप्टर का जायजा लो। सिपाही हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। जर्मन अफसर ने लाशों का मुआयना करने के बाद कहा, सांप ने डसा है, मगर सांप यहाँ कहाँ से आ गया? जहर की वजह से उनके रंग नीले पड़ गए हैं। गर्दन पर सांप के डसने का निशान है, मगर यहाँ सांप कौन ले आया? सांप अब कहाँ चला गया? दूसरी तरफ सिपाहियों ने आकर खबर दी कि हेलीकॉप्टर पर पहरा देने वाला सिपाही भी सांप ही के डसने से हलाक हो चुका है। जर्मन अफसर सख्ते में आ गया। इस वीरान इलाके में देखते देखते उसकी कंपनी के 3 जवान हलाक कर दिए गए। ये तकरीबी कर पाई थी। इसका मतलब था कि दुश्मन वहां पहुंच गया है, मगर वो छुपा हुआ है। उसने सांप फेंककर इन सिपाहियों को हलाक किया है ताकि कोई आवाज़ पैदा न हो सके। उसने चीख कर हुक्म दिया, लेबॉर्ट्री के दरवाजे बंद करके खिड़कियों में मशीन गनें लगा दी जाए। उस वक्त सिपाहियों ने लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, खिड़की का शीशा तोड़कर मशीन गन लगा दी। प्रोफेसर को मालूम हुआ तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि अमेरिकी गोरीले वहां पहुंच गए हैं, अब वो उसे रिहा करा लिया जाएगा। हाल बता उसे अपनी बेटी ओल्गा का ख्याल आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि ओल्गा की उसको कोई खबर न थी। सांप अभी तक हेलीकॉप्टर पर था। वो देख रहा था कि जर्मनों ने लेबॉर्ट्री में मोर्चे संभाल लिए हैं। वो चौकस हो गया था। उसने हेलीकॉप्टर से उतरकर लेबॉर्ट्री की दूसरी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। वो लेबॉर्ट्री की दीवार पर चढ़ गया। यहाँ रेंगता हुआ रोशनदान पर आ गया। उसने देखा कि अंदर प्रोफेसर पलंग पर लेटा सो रहा था, या शायद सोने की कोशिश कर रहा था। सांप ने रोशनदान में अंदर उतरना शुरू कर दिया। कमरे में मध्यम सा बल्ब जल रहा था। सांप रेंगता हुआ प्रोफेसर के पलंग के पीछे दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसे प्रोफेसर के गहरे सांस की आवाज़ आ रही थी। उसने प्रोफेसर को मामलात से आगाह करने का फैसला कर लिया था। एकदम से सांप जोन बदलकर इंसान यानी नाग के रूप में आ गया। वो दबे पांव प्रोफेसर के पलंग के पास गया। उसने आहिस्ता से उसे जगाया। प्रोफेसर हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे हलाक करने आए हो? नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्रोफेसर उठकर बैठ गया। क्या तुम अमरीकी गोरीले हो? हाँ, तुम यही समझ लो, मैं अमरीकी गोरीला ही हूँ। मैं तुम्हें यह खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ओल्गा जिंदा सलामत है और हमारी हिफाजत में है। क्या तुम सच कह रहे हो? प्रोफेसर ने नाग का बाजू थाम लिया। नाग ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, शोर मत मचाओ, अभी खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है। तुम आराम से यहाँ लेटे रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन बाहर तो जर्मनों का ज़बरदस्त पहरा है। दरवाज़ा बाहर से बंद है, बाहर ताला लगा है, तुम बाहर कैसे जाओगे? नाग ने प्रोफेसर का शाना दबाकर कहा, खुदा के लिए तुम मुंह दूसरी तरफ करके सो जाओ, यहाँ एक ज़बरदस्त इनकलाब आने वाला है। तुम कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। अब आंखें बंद करके सो जाओ। असल में नाग नहीं चाहता था कि प्रोफेसर उसे इंसान से फिर सांप बनते देखे, क्योंकि वो घबराकर मामला ख़राब कर सकता था। प्रोफेसर पलंग पर आंखें बंद करके लेट गया, मगर वो हैरान था कि गोरीला उस कमरे से क्यों कर बाहर निकलेगा। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि नाग अंदर कैसे आ गया। अगरचे नाग ने कहा था कि वो रोशनदान से कूदकर अंदर आया, और फिर भी प्रोफेसर को यकीन नहीं आ रहा था। प्रोफेसर कानी आंख से नाग को देख रहा था। नाग ने झुककर प्रोफेसर को देखा कि वो सो गया है कि नहीं। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर लीं। अब नाग को तसल्ली हो गई थी कि प्रोफेसर उसे बिल्कुल नहीं देख रहा। उसने बड़े इत्मीनान से अपनी जोन बदल डाली। प्रोफेसर कानी आंख से देख रहा था। जब उसने अपने सामने कमरे में एक जीते जागते इंसान को सांप बनते देखा तो वो पलंग पर लेटे लेटे खौफ के मारे कांपने लगा। आज तक उसने जितनी साइंस पढ़ी थी वहाँ किसी जगह भी ये नहीं लिखा था कि एक इंसान सांप की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। आज वो इस अजीबोगरीब करामत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नाग दरवाजे के सुराख में से बाहर निकल आया। बाहर सुबह की हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। सर्दी शदीद से शदीद तर हो गई थी। सांप ने देखा कि 2 सिपाही लेबॉर्ट्री की खिड़की में मशीन गनें लगाए बैठे उफक को घूर रहे हैं। शायद उन्हें खतरा था कि गोरीला हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करेंगे। सांप रेंगता हुआ उनके पीछे चला गया। दोनों सिपाहियों की पीठ अब नाग की तरफ थी। नाग ने आराम से एक सिपाही की गर्दन पर डस दिया।
डसने के साथ ही सिपाही ने एक चीख मारी। दूसरे सिपाही ने घबरा कर या डर कर मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग से सारे जर्मन कंपनी के बाकी सिपाही खबरदार होकर खिड़की की तरफ भागे। नाग वहां से खिसक गया और हेलीकॉप्टर के नीचे छुप गया। जर्मन अफसर और दूसरे फौजियों ने अपने एक सिपाही की लाश देखी तो दूसरे से पूछा कि क्या हुआ था। दूसरे सिपाही ने कहा, जनाब मैंने एक काला सांप देखा जिसने मेरे साथी की गर्दन में डस दिया। जर्मन अफसर ने चिल्लाकर कहा, सारे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, सांप यहीं कहीं होगा, उसे कुचल कर रख दो। सिपाही जर्मन अफसर का मुंह देखने लगे क्योंकि अब सिर्फ 4 सिपाही बाकी रह गए थे। वो भला कहाँ जाकर सांप को तलाश करते। एक सार्जेंट ने कहा, जनाब हमें पीछे हेडक्वार्टर को इतला कर देनी चाहिए कि यहाँ नफरी कम हो गई है, इसलिए एक और कंपनी का इंतजाम किया जाए। जर्मन अफसर बोला, बकवास बंद करो, ये मेरा काम है, तुम सांप को तलाश करो। जर्मन अफसर ने बड़ा अहकमाना हुक्म दिया था। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। चारों सिपाही इधर उधर घूमकर सांप तलाश करने लगे। ये तो नाग के लिए बड़ा आसान शिकार था। चुनाचे जो ही एक सिपाही हेलीकॉप्टर के पास आया उसने उसे डस दिया। दूसरा सिपाही चीख मारकर भागा। सांप वहां से भागकर लेबोरेटरी की तरफ आ गया। तीसरे सिपाही ने दिन की रोशनी में काले सांप को सफेद बर्फ पर भागते देख लिया। बस फिर क्या था, सब उसी तरफ गोलियां बरसाने लगे। नाग फंस गया। जर्मन अफसर ने भी सांप को देख लिया था। उन्होंने मशीन गन का रुख उधर को कर दिया। नाग घबरा गया, मौत उसे सामने नजर आ रही थी। उसके लिए अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो परिंदा बनकर उड़ जाए। चुनाचे उसने एक ऐसा ही किया, वो एकदम से बाज बनकर फिजा में उड़ गया। जर्मनों की समझ में नहीं आ सका कि सांप एकदम से कहाँ गायब हो गया। किसी के वहम में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि नाग परिंदा बनकर उड़ गया है। नाग ने उड़ते उड़ते आसमान का एक चक्कर लगाया और फिर एक बर्फानी टीले के अकब में आकर एक जगह उतर गया। क्या देखता है कि सामने से एक कुत्ता गाड़ी आ रही है जिस पर ओल्गा और अंबर सवार हैं। नाग जल्दी से उनके पास पहुंचा। इंसान की शक्ल में आकर उन्हें बताया कि मोर्चा अभी तक जर्मनों के कब्जे में है। उसने ओल्गा से कहा, तुम्हारे बाप को मैंने बता दिया है कि तुम जिंदा हो और यहाँ आ रही हो, बहुत खुश हुआ था। ओल्गा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंबर ने कहा, फिर अब क्या करना चाहिए? आप लोग इसी जगह बर्फ के तोते के पीछे छुपकर मेरा इंतजार करें, मैं जाकर एक और हमला करता हूँ, इस बार जरूर कामयाब होऊंगा। अंबर और ओल्गा तोते के पीछे छुप कर बैठ गए। नाग वहां से निकलकर लेबोरेटरी के करीब आकर रुक गया। उसने आंखें बंद करके जोर से सांस लिया और अब एक जर्मन कर्नल की शक्ल में वहां खड़ा था। उसकी वर्दी चमक रही थी, सर पर टोपी थी, हाथ में एंटर था और बर्जिस के 7 चमड़े के जूते पहन रखे थे। वो बर्फ पर चलता लेबोरेटरी के दरवाजे पर पहुंच गया। एकदम से जर्मन अफसर और सिपाहियों की नज़र जर्मन कर्नल पर पड़ी तो वो दम बखुद होकर रह गए। उन्होंने अटेंशन होकर सलूट किए। जर्मन कर्नल ने आगे बढ़कर कहा, बाकी सिपाही कहाँ हैं? जर्मन अफसर गिकिया कर बोला, जनाब एक सांप ने हमला करके हमारे 6 सिपाहियों को हलाक कर दिया है। बदतमीज कहेंगे, एक फौजी होकर ऐसी बुज़दिलाना बातें करते हो। क्या तुम लोग सांप को भी नहीं मार सकते? जनाब वो सांप तो कोई जादू का सांप था, एकदम से गायब हो जाता था। शट अप, चलो चलकर मुझे असलहा दिखाओ। जी सर। जर्मन अफसर ने कर्नल को साथ लिया और लेबोरेटरी के अंदर आ गया। यहाँ एक जगह मशीन लगी हुई थी। सिपाही चौकस होकर बैठा था। कर्नल नाग ने कहा, तुमने पीछे इतला दे दी है कि हमें और असला और सिपाही चाहिए? जी नहीं। बड़े अहमक हो, क्यों नहीं इतला दी? सर अभी इतला किए देता हूँ। कर्नल नाग ने चल फिर कर सारी लेबोरेटरी देखी, प्रोफेसर से भी मिला। कर्नल ने कहा, इस प्रोफेसर को गोली क्यों नहीं मारी? जर्मन अफसर ने कहा, सर हेडक्वार्टर ने कहा था कि इससे काम लेना है, अभी इसे जिंदा रखा जाए। कर्नल नाग ने सर हिलाकर कहा, हेडक्वार्टर वाले भी पागल हैं। फिर उसने हुक्म दिया, तुम ऐसा करो कि बाकी 4 सिपाही लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाकर पहरा दो, मैंने हेडक्वार्टर पर एक खुफिया बात करनी है। जर्मन अफसर ने कुछ हैरान होकर कहा, जनाब। मगर कर्नल ने डांट कर कहा, बकवास बंद करो, जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो। चलो सारे सिपाही लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाकर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करना। जो हुक्म जनाब। जर्मन अफसर ने सैल्यूट मारकर कहा और बाकी बचे हुए 4 सिपाही लेकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। जो ही वो खुले मैदान में आया, कर्नल नाग ने मशीन गन का मुंह की तरफ करके फायरिंग खोल दी। जर्मन अफसर हैरान होकर तकने लगा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? मगर मशीन गन की 6 गोलियां उसके सीने में आकर लगी और वो दूसरे सिपाहियों के साथ उसी जगह ढेर हो गया। नाग ने उसी वक्त फिर से अपनी असल शक्ल इख्तियार की और लेबोरेटरी के बाहर आकर हवा में सफ़ेद झंडा लहराकर फायर किया। इसका मतलब ये था कि मोर्चे पर कब्जा कर लिया गया है। फायर की आवाज़ सुनकर अंबर और ओल्गा भी वहाँ आ गए। नाग ने ओल्गा के वालिद को उससे मिला दिया। दोनों गले मिलकर रोने लगे। उन्होंने नाग और अंबर का शुक्रिया अदा किया। मुझे यकीन है कि पीछे से जर्मन सिपाहियों की एक पूरी ब्रिगेड यहाँ आने वाली है, क्योंकि इत्तेहादी यहाँ पर भरपूर हमला करने वाले हैं। ये इतला जर्मन जासूसों ने हेडक्वार्टर पहुँचा दी है। अंबर बोला, तो फिर आपका क्या ख्याल है? प्रोफेसर ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें इत्तेहादियों को इतला कर देनी चाहिए कि लेबोरेटरी पर हमने कब्जा कर लिया है, वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ अपनी फौजें उतार दें। नाग ने हामी भर ली। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर आप ये सिग्नल देने की कोशिश करें, क्योंकि हमें तो
इत्तेहादी फौजों के हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी का इल्म नहीं है। प्रोफेसर बोला, इल्म तो मुझे भी नहीं, मगर मैं कोशिश करता हूँ। प्रोफेसर मशीन पर बैठकर वायरलेस करने लगा। काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद आखिर उसे एक फ्रीक्वेंसी मिल गई। प्रोफेसर ने आवाज़ दी, हेलो चार्ली, हेलो चार्ली, हेलो रॉजर, हेलो रॉजर। प्रोफेसर ने खुफिया ज़ुबान बोलकर मालूम कर लिया था कि ये अमरीकी चौकी है। उसने बताया कि कुतुब शुमाली की लेबॉर्ट्री पर अमरीकी कब्जा कर लिया गया है, जल्दी से अपनी फ़ौजें रवाना कर दें। दूसरी तरफ से अमरीकी कर्नल ने चिंचिलाकर कहा, क्या बक बक कर रहे हो तुम? अमेरिका ने कैसा कब्जा कर लिया जबकि अमरीकी फ़ौज अभी तक वहाँ नहीं पहुँची? प्रोफेसर ने कहा, असल में बात यह है कि यहाँ अमेरिका के हिमायती गोरीलों ने जर्मन सिपाहियों को हलाक करके यहाँ कब्जा कर लिया है। ठीक है, हम फ़ौज रवाना कर रहे हैं। अमरीकी कर्नल ने वायरलेस बंद कर दिया। प्रोफेसर ने अंबर से कहा, अमरीकी फ़ौज रवाना होने वाली है। ये लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, उधर हम अपनी जान पर खेल रहे हैं। नाग मुस्कराया, इस दूर दराज चौकी की कोई अहमियत भी तो नहीं है। प्रोफेसर बोला, कैसी बातें करते हो मिस्टर नाग? इस चौकी की अहमियत ना होती तो जर्मन हाईकमान यूं ही अपने फौजी यहाँ मरवाने के लिए ना भेज दिया करते। अंबर ने कहा, तो फिर प्रोफेसर अब तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें यहाँ बैठकर अमरीकी फ़ौज का इंतज़ार करना चाहिए या फिर? प्रोफेसर ने कहा, या फिर क्या भाई, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लेकिन मुझे खतरा है, वो ये कि कहीं अमरीकी फ़ौजों के आने से पहले पहले जर्मन ब्रिगेड ना यहाँ पहुँच जाए। अंबर बोला, मुझे भी यही खतरा है, क्योंकि जर्मन हाई कमांड इतनी देर तक इस इलाके से गाफिल होकर नहीं बैठ सकती। जर्मन जासूसों की इतला के बगैर उन्हें अमरीकी हमले की खबर मिल चुकी है और अब वो अपनी छाता बरदार फौज यहाँ ज़रूर उतार देंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी। घों घों की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। प्रोफेसर ने चौंक कर कहा, ज़रूर ये जर्मन बरदार फौज का हवाई जहाज़ है। मैं जर्मन जहाज़ों की आवाज़ों को पहचानता हूँ। ओल्गा ने कहा, डैडी, ये अमरीकी जहाज़ भी तो हो सकता है। नहीं नहीं बेटी, मेरा तजुर्बा कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर अमरीकी हाई कमांड वाले इतने चौकस नहीं हैं। ये ज़रूर जर्मन छाता बरदार जहाज़ है जो यहाँ अपना पूरा ब्रिगेड उतारने आया है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नाग बोला, चारों तरफ बर्फ़ का मैदान ही मैदान है, हम यहाँ से भागकर कहाँ जा सकते हैं? अमर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि किसी करीबी जगह बर्फ़ के गार में जाकर छुप जाना चाहिए, फिर मौका पाकर यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। नाग ने कहा कि हम ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोफेसर ने कहा, अब इसका वक्त नहीं रहा, क्योंकि जो ही हमारा हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद हुआ, जर्मन छाता बरदार जहाज़ को इल्म हो जाएगा। वो हमसे खुफिया ज़ुबान में पूछेगा कि हम कौन हैं। हम कोई जवाब न दे सकेंगे और वो हमें मार गिराएगा। ओल्गा ने कहा, जहाज़ की आवाज़ बहुत करीब आ गई है, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए डैडी। प्रोफेसर ने कहा, मुझे यहाँ एक खुफिया गार का इल्म है, मैं आप लोगों को वहाँ लिए चलता हूँ। किसी ज़माने में मैं वहाँ बैठकर तजर्बे किया करता था। इस जगह से कोई जर्मन सिपाही वाकिफ़ नहीं, चलो हम वहाँ भाग चलते हैं। ओल्गा ने कहा, डैडी, हमें खाने की चीज़ें वहाँ ले जाना चाहिए। अब जहाज़ आसमान पर साफ नज़र आ रहा था और उसमें से छाता बरदार जर्मन सिपाहियों ने छलांगें लगानी शुरू कर दी थी। भागो, अब वक्त नहीं रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ से खाने पीने के कुछ डिब्बे उठाकर थैले में डाले और प्रोफेसर के पीछे पीछे टीलों और बर्फ़ के तोदों के अकब से होते हुए गार के दरवाजे पर पहुँच गए। ये गार ऐसी जगह पर था जहाँ किसी को शक नहीं हो सकता था। वो चुप कर मैदान की जानिब देखने लगे। वहाँ छाता बरदार सिपाही एक एक करके नीचे उतर रहे थे। मैं ना कहता था कि ये जर्मन सिपाही हैं, देख लिया तुमने भी। वो साफ जर्मन सिपाही थे, वही वर्दी और मशीन गनें कमर के साथ बनी हुई थी, सरों पर स्याह टोप। ये कितने ही सिपाही हैं। इनके उतरने के बाद दूसरा जहाज़ आसमान पर नमदार हुआ। जहाज़ से भी छाता बरदार जर्मन सिपाही आलुओं की तरह नीचे गिरने लगे। अंबर बोला, ये तो पूरा डिवीज़न चला रहा है। प्रोफेसर आ भर कर कहने लगा, अमरीकियों ने देर कर दी, अब अगर उन्होंने हमला किया तो बड़ी खौफनाक जंग होगी। काश वो मेरे सिग्नल करने के साथ ही यहाँ अपनी फ़ौज उतार देते और मोर्चे संभाल लेते, फिर वो जर्मन सिपाहियों को नीचे उतरते ही भून कर रख देते। अब इस लेबॉर्ट्री पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे जहाज़ के बाद तीसरा जहाज़ आया, उसमें से भी जर्मन फ़ौज नीचे उतरने लगी। नाग ने कहा, यह तो बहुत बड़ी फ़ौज है। प्रोफेसर बोला, ज़रूर किसी जहाज़ में टैंक भी आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। एक जहाज़ बर्फ़ के मैदान में उतर गया, उसमें से 2 टैंक बाहर निकल आए और लेबॉर्ट्री की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद 2 ऐसी जीप गाड़ियाँ भी नमदार हुईं जो ख़ास तौर पर बर्फ़ के मैदान में चलने के लिए बनाई गई थीं। ओल्गा ने कहा, अब हमारा भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। प्रोफेसर ने कहा, उस वक्त तक यहाँ से फ़रार नहीं होंगे जब तक कि जंग के बाद अमेरिकी फ़ौज इस मोर्चे पर कब्जा नहीं कर लेती। अंबर कहने लगा, हम फ़रार जिस वक्त चाहें हो सकते हैं। प्रोफेसर कहने लगा, यहाँ से फ़रार होना अपनी मौत को आवाज़ देना है। बर्फ़ का ये सहरा बड़ा जालिम और संगदिल है, ये हमें अपनी तरफ बुलाकर फिर भूखा प्यासा मार डालता है। कई लोग यहाँ से फ़रार हुए, फिर बर्फ़ के तूफ़ानों में फंस कर मर खप गए, आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिल सकें। इसलिए हमें यहाँ से फ़रार होने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर मिस्टर नाग चाहे तो इस वक्त भी यहाँ से फ़रार हो सकता है। नाग ने जल्दी से कहा, क्यों भला, मैं क्यों फ़रार हो सकता हूँ? मैं कोई परिंदा हूँ कि उड़कर भाग जाऊँ? प्रोफेसर बोला, क्यों नहीं, तुम बेशक परिंदा बनकर उड़ सकते हो,
नाग और अंबर ने एक दूसरे को देखा। उस प्रोफेसर को नाग की खुफिया ताकत के बारे में कैसे इल्म हो गया? बहरहाल ये मौका इन बातों पर गौर करने का नहीं था। मुसीबत सर पर खड़ी थी। जर्मन टैंक और गाड़ियां नज़रों से ओझल होकर लेबॉर्ट्री के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। फौजें भी लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द बर्फ़ में मोर्चे खोदने लगी थी। प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, हमें गार में चलना चाहिए। ये गार जिस जगह थी वहाँ किसी की नज़र बिल्कुल नहीं जा सकती थी। बाहर बर्फ़ का तौदा खड़ा था। उसके नीचे से एक रास्ता गार की तरफ जाता था। गार अंदर से खुला था। कोने में लोहे के पलंग बिछे थे, उस पर पुराने कंबल पड़े थे। एक अलमारी में साइंस के आलात रखे थे। अब हमें उस वक्त तक इस जगह रहना होगा जब तक अमेरिकी फ़ौज आकर इस मोर्चे पर कब्जा नहीं कर लेती। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर वो बातें करने लगे। ओल्गा अपने डैडी के पास बैठी गुफ्तगू कर रही थी। अंबर और नाग दूसरे पलंग पर थे। अंबर ने नाग से पूछा, प्रोफेसर को तुम पर कैसे शक पड़ गया कि तुम परिंदा भी बन सकते हो? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है इसने मुझे अपने कमरे में सांप बनकर बाहर निकलते देख लिया था। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि शायद हमें खुलकर करामत दिखानी पड़े। तुम ठीक कहते हो। एक तरह से हम यहाँ आकर फंस गए हैं। हम तो बहन मारिया का सुराग निकालने के लिए निकले थे कि यहाँ आकर उलझ गए। अब तो इन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना हमारा फ़र्ज़ बन गया है। ठीक है, हम अपना फ़र्ज़ हर हालत में अदा करेंगे। इसी तरह बातें करते वो सो गए। उधर जर्मन फ़ौज ने सारी लेबॉर्ट्री के इलाके को घेरे में लेकर मोर्चे संभाल लिए थे। दोनों टैंक भी खास जगहों पर खड़े कर दिए गए थे। ये कोई 200 के करीब फौजी थे, जिन पर कमांडर एक जर्मन कप्तान था। उसने जो जगह जगह अपने सिपाहियों की लाशें देखी तो दंग रह गया। समझ गया कि अमेरिकी गोरीलों की कारस्तानी है। उसने हुक्म दे दिया कि फ़ौज हर तरह से चौकस रहे, क्योंकि मुमकिन है अमेरिकी गोरीले आसपास कहीं छुपे हों। उसने एक खुफिया पार्टी को ये भी ऑर्डर दे दिया कि इर्द गिर्द के इलाके में अमेरिकी गोरीलों को तलाश करके हलाक कर दिया जाए। चुनाचे एक जर्मन दस्ता आधी रात को अमेरिकी गोरीलों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दूसरा दिन भी अंबर और नाग ने गार के अंदर ही गुजार दिया। दूसरी रात को 4 जर्मन सिपाही गोरीलों को तलाश करते करते उस तरफ आ निकले जिधर अंबर और नाग प्रोफेसर ओल्गा गार में छुपे हुए थे। एक सिपाही टार्च की रोशनी में बर्फानी गढ़ों में देख रहा था कि कहीं कोई गोरीला तो नहीं छुपा हुआ। अचानक उसकी नज़र टीन के एक डिब्बे पर पड़ी। ये टमाटर जूस का एक खाली डिब्बा था जिसे ओल्गा ने बेहतियाती से बाहर फेंक दिया था। जर्मन सिपाही का माथा ठनका। सोचने लगा कि ये डिब्बा कहाँ से आ गया। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। उसे शक हुआ। उसने सीटी बजाकर अपने दूसरे साथियों को बुला लिया। अब वो चारों इधर उधर तलाश करने लगे कि ये डिब्बा कहाँ से आ गया। कहीं किसी पोशीदा जगह कोई कमी गाह तो गोरीलों ने नहीं बना रखी। यहाँ ज़रूर गोरीलों का ठिकाना है। खामोश रहो और खामोश रहकर तलाश करो। अरे वो देखो, मुझे तो ये गार का मुंह लगता है। वो बर्फ़ के तोदे के सामने आकर रुक गए। ये गार का मुंह ही था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दस्ते के कमांडर ने आंखों से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आओ। उन्होंने गार का रास्ता तलाश कर लिया था। गार के मुंह से बर्फ़ का तोदा ज़रा सा खिसका कर वो गार में दाखिल हो गए। कमांडर फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे आगे ज़रा झुककर बर्फ़ की दीवार के साथ लगकर जा रहा था। स्टेन गन उसने तान रखी थी। उधर प्रोफेसर और ओल्गा एक पुराने वायरलेस सेट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह अमेरिकी फ़ौजियों से रब्ता कायम किया जा सके। अंबर और नाग तेल का लैंप जलाकर उस पर चाय का पानी रखे बातें कर रहे थे। यहाँ जर्मन कमांडर से गलती हो गई। उसे छींक आ गई। उसने जल्दी से दोनों हाथ मुंह के आगे रखकर जो छींक मारी तो स्टेन गन उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। छींक की दबी दबी आवाज़ पर अंबर और नाग चौंक पड़े। उन्होंने जानवर की खुफिया आवाज़ निकालकर प्रोफेसर ओल्गा को खबरदार किया कि बाहर खतरा है। प्रोफेसर और ओल्गा अलमारी के पीछे बर्फ़ की खो में छुप गए। नाग ने गहरा सांस लेकर जोन बदल डाली। वो सफ़ेद बर्फानी खूनखार भालू बनकर बर्फ़ की दीवार के साथ अंधेरे में छुप गया। अंबर ने पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया और एक तरफ होकर आने वाले सिपाही का इंतज़ार करने लगा। उसका ख्याल था कि एक ही सिपाही होगा, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ 4 जर्मन सिपाही नमूदार हुए। कमांडर ने गार के वस्त में मट्टी के तेल का जलता चूल्हा और उस पर रखी केतली देखी तो उसने कहा, गोरीले भाग गए हैं, यही गोरीले का ठिकाना है। चारों जर्मन सिपाही गार में इधर उधर फैल गए। उन्होंने वायरलेस सेट देखा और फिर एक सिपाही ने चीख कर कहा, प्रोफेसर उसकी बेटी यहाँ है। बाकी सिपाही उधर को दौड़े और प्रोफेसर उसकी बेटी को वहाँ से निकाल कर बाहर ले आए। कमांडर ने प्रोफेसर के कंधे पर स्टेन गन का दस्ता मारकर कहा, बाकी गोरीले कहाँ हैं? प्रोफेसर बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं। कमांडर ने ओल्गा को अपनी तरफ खींच लिया। उसके माथे पर स्टेन गन की नाली रखकर बोला, अगर तुमने गोरीलों के बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने हलाक कर दूंगा। प्रोफेसर बड़ा परेशान हुआ कि अंबर और नाग कहाँ मर गए हैं। वो उसकी मदद को क्यों नहीं आए? अभी तो वो लोग आग के पास बैठे चाय बना रहे थे, अब कहाँ गायब हो गए हैं? बोलो कहाँ है गोरीले, नहीं तो मैं शूट करने लगा हूँ तुम्हारी बेटी को। कमांडर की इस धमकी पर प्रोफेसर परेशान हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि जर्मन सिपाहियों के लिए किसी को मार डालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, गोरीले शाम को आए थे और फिर चले गए, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। क्या वो यहाँ आएंगे? शायद,
बकवास करते हो, मैं उस 10 तक गिनूंगा, अगर तुमने गोलीलों का पता ना बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को शूट कर दूंगा। 1 2 3। अभी उस जर्मन कमांडर ने 8 तक गिनती नहीं गिनी थी कि पिस्तौल के फायर की आवाज़ आई और एक गोली जर्मन कमांडर की कनपट्टी से गुजर गई। कमांडर बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरे सिपाही इधर उधर भागकर हवा में गोलियां चलाने लगे। इतने में रीछ के गुर्राने की भयानक चीख बुलंद हुई। अभी जर्मन सिपाही संभलने न पाए थे कि रीछ ने 2 सिपाहियों पर पीछे से हमला करके उन्हें चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरी सिपाही ने मस्टेन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। अंबर ने आवाज़ दी, ओल्गा, बाप को लेकर नीचे बैठ जाओ। ओल्गा ने अंबर की आवाज़ सुनते ही प्रोफेसर को मेज़ के नीचे गिरा दिया। पागल जर्मन सिपाही दीवानों की तरह अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। अंबर ने सीटी बजाकर नाग को खबरदार किया क्योंकि वहां अंधेरा था। नाग अब बर्फानी रीछ से बदलकर सफ़ेद सांप की शक्ल में नमदार हो गया और बर्फ़ की दीवार पर चलता हुआ उस जगह गया जहाँ जर्मन सिपाही एक मेज़ की ओट में होकर गोलियां बरसा रहा था। नाग ने पीछे से आकर सिपाही की गर्दन पर हमला कर दिया। सिपाही के लिए अब गोली चलाना मुश्किल था। स्टेन गन उसके हाथ से गिरी और वो अगली दुनिया को चला गया। जब हर तरफ सुकून हो गया तो अंबर ने प्रोफेसर और ओल्गा को आवाज़ दी, तुम लोग जिंदा हो क्या? बिल्कुल जिंदा है जनाब, प्रोफेसर और ओल्गा ने कहा। नाग भी सांप की जोन बदलकर नाग बन चुका था। उन्होंने लैंप जला दिया और जर्मन सिपाहियों की लाशों को बर्फ़ का गरा खोदकर उसमें दबा दिया। उन्होंने चारों तरफ जर्मन सिपाहियों की स्टेन गनें और वर्दियां संभाल कर रख ली थी। हो सकता है इन वर्दियों की ज़रूरत पड़ जाए। रात गुजर गई, दिन चढ़ आया। कुतुब शुमाली का सूरज मशरिक के उफ़क़ के साथ साथ मगरिब को बढ़ने लगा। 4 जर्मन सिपाही जब गश्त से वापस न आए तो जर्मन कप्तान को फिक्र हो गई। उसने एक और पार्टी को उन सिपाहियों की खोज के लिए रवाना कर दिया। लेकिन अब अंबर और नाग ने गार के दरवाजे पर इस तरह से बर्फ़ जमा दी थी कि किसी को देखकर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ सकता था कि यहाँ कोई गार है। सिपाही सारा दिन अपने साथियों को तलाश करते रहे मगर नाकाम वापस गए। दूसरी रात अंबर, नाग और प्रोफेसर वायरलेस सेट को दोबारा ठीक करने की कोशिश करने लगे। सेट कुछ ऐसा ख़राब हुआ था कि ठीक होने का नाम नहीं लेता था। प्रोफेसर बोला, वायरलेस सेट की हमें सख्त ज़रूरत है। मैं अमरीकी हेडक्वार्टर के नंबर को जानता हूँ। हमें उन लोगों को जल्द से जल्दी इतला करनी होगी कि यहाँ पूरा ब्रिगेड टैंकों के साथ आ चुका है। नाग ने कहा, यह वायरलेस सेट ठीक नहीं हो सकता। ओल्गा कहने लगी, ये तो शायद अब क़यामत तक ठीक ना हो। अंबर बोला, मेरे ख्याल में अब एक ही तरीका है। वो कौन सा? प्रोफेसर ने पूछा। अंबर कहने लगा, किसी तरह जर्मन फ़ौजों के ठिकाने पर जाकर वहाँ से वायरलेस सेट उड़ा लिया जाए। ओल्गा ने कहा, मेरे खुदा, ये तो अपनी मौत को आवाज़ देने वाली बात होगी। प्रोफेसर बोला, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर हमने अमेरिकी फ़ौजों का पैगाम भिजवाने में देर कर दी तो हो सकता है यहाँ और ज़्यादा फ़ौज आ जाए और फिर ये मोर्चा सर करना हमारे लिए मुश्किल तरीन हो जाएगा। नाग कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जर्मनों के ठिकाने पर जाकर वायरलेस सेट उड़ा लाता हूँ। ओल्गा ने कहा, यह बड़ी ख़तरनाक बात होगी, इसमें जान का खतरा है। प्रोफेसर ने कहा, नाग अपनी हिफाजत करना जानता है। नाग ने मुस्कुराकर प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर भी मुस्कुरा दिया, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के कई रोज़ से वाकिफ़ थे। नाग ने अंबर से कहा, मेरा ख्याल है अब बात खोल देनी चाहिए। प्रोफेसर साहब को मालूम हो चुका है कि मैं जॉन बदलकर किसी दूसरे परिंदे या जानवर का रूप धार लेता हूँ। अंबर मुस्कुराया, ये कब से पता चला इन्हें? ओल्गा का मुंह हैरानी से खुल गया। नाग ने कहा, बस जिस रात मैं इन्हें कैद से निकाला था उसी रात पता चला था। क्यों प्रोफेसर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर हंस पड़ा। ओल्गा ने कहा, भाई ये क्या जादू की बातें हो रही हैं, ज़रा हमें भी तो मालूम हो कौन परिंदा बन जाता है। नाग ने कहा, बहन, वक्त आने पर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। बताने से कोई फ़ायदा नहीं और अभी इसका वक्त भी नहीं। शाम को नाग ने जर्मन सिपाही की वर्दी पहनकर सर पर लोहे का टोप रखा, स्टेन गन हाथ में ली, खामोशी के साथ गार से निकलकर जर्मन मोर्चों की तरफ चल पड़ा। इधर उधर का चक्कर लगाकर लेबॉर्ट्री की तरफ चलने लगा। सामने मोर्चा था जिसके बाहर एक जर्मन टैंक खड़ा था। उसकी तोप की नाली ऊपर को उठी हुई थी। 2 सिपाही वहाँ पहरा दे रहे थे। नाग उनके करीब से गुजरा तो जर्मन सिपाही ने बुलंद आवाज़ से पूछा, कौन हो? नाग और अंबर और मारिया को यह ताकत मिली थी कि वो दुनिया की हर ज़ुबान में बात कर सकते थे। नाग ने जर्मन ज़ुबान में कहा, दोस्तों। जर्मन सिपाही ने कहा, नंबर क्या है? नाग ने अपना नंबर बता दिया। ये नंबर वर्दी की पेटी पर लिखा हुआ था जो उसने गार से निकलते वक्त ही याद कर लिया था। अब वो लेबॉर्ट्री के पीछे ज़रा फासले पर बनाए हुए मोर्चे की तरफ चलने लगा। उसे यकीन था कि यहाँ मोर्चे में वायरलेस सेट ज़रूर होगा। अभी मोर्चे के करीब ही आया था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नाग ने पलट कर देखा, पीछे एक जर्मन अफसर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। नाग ने झट सैल्यूट किया। जर्मन अफसर ने करख्त आवाज़ में पूछा, तुम अकेले इधर क्या कर रहे हो? तुम किस मोर्चे के सिपाही हो? इस सवाल का जवाब नाग के पास नहीं था। वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। जर्मन अफसर ने पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम? साथ ही उसने ज़ोर से सीटी बजाकर सबको खबरदार कर दिया। मोर्चों से निकल कर सिपाही वहाँ गए और उन्होंने नाग को गिरफ्तार कर लिया। वो उसे पकड़कर अंदर ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि नाग के नाम का कोई सिपाही वहाँ नहीं था। उसकी वर्दी पर जो नंबर था उस नंबर का सिपाही गुमशुदा था।
वो दूसरे 3 सिपाहियों के साथ गुम हो चुका था। अब तो जर्मन अफसर को यकीन हो गया कि ये अमेरिकी गोरीला है और जर्मन सिपाहियों को इसी ने कत्ल किया है। नाग को क्वार्टर गार्ड में डाल दिया गया। जर्मन अफसर उसके सामने बैठकर उसे पूछगिछ करने लगा। नाग मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि वो कुछ नहीं जानता। जर्मन अफसर ने चीख कर कहा, जिस सिपाही की तुमने वर्दी पहन रखी है वो सिपाही कहाँ है? उसके दूसरे साथी कहाँ हैं? अगर तुमने जुबान ना खोली तो हम तुम्हें टैंक के नीचे कुचल देंगे। नाग ने कहा, बेहतर ये है कि तुम लोग मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जर्मन अफसर ने इशारा किया। 2 सिपाही संगीनें तान कर नाग की तरफ आए और उन्होंने नाग की पसलियों में संगीनें चुभोनी शुरू कर दी। नाग अंबर नहीं था कि उसे तकलीफ का एहसास ना होता। उसे दर्द होने लगा, वो मर भी सकता था। उसने जर्मन अफसर से कहा, अभी बताता हूँ, इन लोगों से कहो कि परे हट जाएं। परे हट जाओ, जर्मन अफसर ने कहा। सिपाही 2 कदम परे हटकर खड़े हो गए। नाग ने कहा, बात असल में यह है कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं इधर सैर करने उड़ता उड़ता आया था कि एक जर्मन सिपाही की वर्दी पड़ी देखी, मैंने उसे पहन लिया और बस। भला मुझे क्या खबर कि जर्मन सिपाही कहाँ है? जर्मन अफसर ने जोर से नाग के मुंह पर तमाचा मार दिया। नाग की आंखों में खून उतर आया। उसने आंखें बंद करके जोर से सांस लिया और जर्मन सिपाही के देखते ही देखते वो इंसान से एक छोटा सा परिंदा बन गया और फिर से उड़कर सामने छत पर जा बैठा। जर्मन अफसर और सिपाही हैरानी से मुंह खोले एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने जो देखा उन्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा था। जर्मन अफसर चिल्लाया, शूट कर दो इस जादूगर परिंदे को। सिपाहियों ने फायर खोल दिया, लेकिन नाग दूसरी तरफ चला गया था। उड़ता उड़ता वो काफ़ी दूर जाकर एक जगह बर्फ के टीले की ओट में उतर गया। यहाँ उसने सफ़ेद सांप का रूप बदल लिया और लेबॉर्ट्री की तरफ अंधेरे में रेंगना शुरू कर दिया। वो जर्मन अफसर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। जर्मन अफसर कमरे में खाने की मेज़ पर बैठा दूसरे अफसरों के साथ जादूगर की जादूगरी की बातें कर रहा था और हैरान हो रहा था। मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसा जादू नहीं देखा। अभी वो जर्मन सिपाही के रूप में खड़ा था और फिर वो एकदम से परिंदा बनकर उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? एक अफसर बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इस हैरत अंगेज़ वाक़या का गवाह हूँ। दूसरे अफसर ने इस बात की गवाही दी। वो बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे कि कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी खाने की मेज़ पर पड़ रही थी। सांप उस वक्त कमरे के दरवाजे के पीछे पहुंच चुका था। सांप कुछ देर वहां छुपा रहा, फिर उसने फर्श पर दीवार के साथ साथ रेंगना शुरू कर दिया। वो जर्मन अफसर की कुर्सी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि जर्मन अफसर के पाँव में चमड़े के जूते थे जो उसके टखनों तक चढ़े हुए थे। सांप ने सर ऊपर उठाकर बड़ी तेजी से जर्मन अफसर के घुटने पर डस दिया। जर्मन अफसर को यूं लगा जैसे घुटने पर किसी चींटी ने काट खाया हो। उसने हाथ से घुटने को मसल दिया और फिर खाना खाने लगा। लेकिन नाग का जहर कोई मामूली जहर नहीं था, वो तो एक भयानक जहर था। उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। खाते खाते जर्मन अफसर के हाथ से नवाला मेज़ पर गिरा और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। सिपाही और दूसरे अफसर उसकी तरफ लपके, मगर वो मर चुका था। सांप इस दौरान में रेंगता हुआ बाहर निकल गया। वो सीधा जर्मन मोर्चे पर पहुंचा। यहाँ 2 सिपाही पहरा दे रहे थे और उनके करीब ही एक वायरलेस सेट पड़ा था। नाग ने सोचा कि अगर उसने यहाँ देर कर दी तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। उसने गहरा सांस लेकर एक जर्मन कप्तान का रूप धार लिया और सीधा मोर्चे में जाकर कहा, सब ठीक है? जर्मन सिपाहियों ने अपने सामने कप्तान साहब को देखा तो सलूट करके कहा, यस सर, बिल्कुल ठीक है। नाग ने अपनी टोपी अच्छी तरह से आगे करके कहा, लेबॉर्ट्री में जाकर एक वायरलेस सेट उठा लो, जल्दी चलो, भाग कर। डबल मार्च। हुक्म पाकर दोनों सिपाही मोर्चे से निकलकर लेबॉर्ट्री की तरफ भागने लगे। उन्होंने बिल्कुल न पूछा कि वायरलेस सेट किस लिए चाहिए। नाग ने उनके जाते ही मोर्चे से वायरलेस सेट निकालकर करीब खड़ी जीप पर रखा और उसे चलाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। सिपाही जब दूसरा वायरलेस लेकर वापस आए तो देखा कि कप्तान साहब भी जीप समेत और वायरलेस सेट के गायब हैं। उनका माथा ठनका। उन्होंने शोर मचा दिया। सिपाही नाग की तलाश में भाग खड़े हुए, लेकिन नाग भी बड़ा होशियार था। उसने एक जगह जाकर जीप बर्फ पर ही छोड़ दी और वायरलेस सेट कंधे पर रखकर गार की तरफ भागना शुरू कर दिया। बर्फ पत्थर की तरह सख्त थी, उस पर पाँव के निशान बिल्कुल नहीं पड़ते थे। आखिर वो गार में पहुंच गया। वायरलेस सेट देखकर प्रोफेसर, ओल्गा और अंबर बड़े खुश हुए। प्रोफेसर ने उसी वक्त वायरलेस ऑन किया और फ्रिक्वेंसी मिलाकर अमेरिकी हेडक्वार्टर से बात शुरू कर दी। उधर से कोई अक्खड़ सिपाही बोल रहा था, कौन हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? किससे बात करोगे मस्खरे? प्रोफेसर ने कहा, हेलो हेलो चार्ली, मैं तुम्हारे किसी अफसर से बात करना चाहता हूँ। उधर से सिपाही बोला, चार्ली के बच्चे तुम कौन हो, पहले ये तो बताओ। मैं कुतुब शुमाली से प्रोफेसर ग्राहम बोल रहा हूँ, मुझे जनरल मैकार्थी से मिलवाओ जल्दी। जनरल मैकार्थी उस वक्त कुतुब शुमाली के लिए अमेरिका का बड़ा खतरनाक खुफिया लफ्ज़ था। हर सिपाही के कान में ये लफ्ज़ डालकर यकीन दिलाया गया था कि इस लफ्ज़ के साथ इंतहाई खतरनाक इमरजेंसी वाबस्ता है। चुनाचे सिपाही ने जो ही मैकार्थी लफ्ज़ सुना और यस सर अभी मिलाता हूँ कहकर वहाँ से भागा और साथ वाले कमरे से कैप्टन एडवर्ड को बुला लिया। कैप्टन ने प्रोफेसर की बात सुनते ही कहा, ओके सर ओके, चार्ली पहुँच रहा है। मतलब ये था कि एक्शन शुरू हो रहा है। प्रोफेसर ने वायरलेस बंद कर दिया। इतने में गार के बाहर भारी फौजी जूतों की आवाज़ सुनाई दी। ओल्गा डर कर बोली, जर्मन आ गए। अंबर ने कहा, फिक्र की बात नहीं, हम उनसे निपट लेंगे। प्रोफेसर, ओल्गा और अंबर ने स्टेन गनें संभाली और गार के अंदर पड़े बर्फ के तोदों की ओट में हो गए।
नाग ने कहा, मैं बाहर जाकर पता करता हूँ। नाग सांप बनकर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जाकर क्या देखता है कि एक टैंक सामने से चला आ रहा है और जरा फासले पर चंद सिपाही खड़े हैं। टैंक की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ अंदर ओल्गा, प्रोफेसर और अंबर ने भी सुन ली। कमबख्त, ये तो टैंक लेकर आ गए। मालूम होता है इन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया है। ओल्गा सहम गई थी, कहने लगी, डैडी अब हमारी ज़िंदगी खतरे में है, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये लोग तुम पर हाथ नहीं उठा सकते और मैं अभी नहीं मर सकता, फिक्र न करो। प्रोफेसर बोला, हम तीन इन सैकड़ों सिपाहियों के आगे क्या कर सकते हैं अंबर? ये लोग गार पर हमला करने वाले हैं। अंबर मुस्कुरा दिया, अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हम भी हमला कर दें। क्या मतलब, हम भला क्या कर सकते हैं? यही तो आपको इल्म नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आप देखते जाएं कि क्या होता है। अभी तक तो तुम लोगों को ये जर्मन कुछ नहीं कह सकते। बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। गार में उन लोगों के कान खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ है, ओल्गा ने डरते डरते कहा। प्रोफेसर बोला, स्टेन गनें तैयार रखो, काश इस वक्त अमरीकी हवाई जहाज़ बमबारी करने आ जाए। ओल्गा कहने लगी, उन्हें हमारा वायरलेस तो मिल गया था, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। वो ग्रीनलैंड के अड्डे से आएंगे, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। बाहर एक और गोली चली, फिर स्टेन गन चलने की आवाज़ आई। उसके बाद टैंक के 4 गोले एक के बाद एक चले। सारा इलाका गरज कर रह गया। प्रोफेसर बोला, हमें बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए, गार में आकर वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। अंबर बोला, खामोश, हमें यहीं रहकर इंतजार करना होगा, नाग उन्हें संभाल सकता है। बाहर नाग ने अनोखा ड्रामा खेला था। वो दूसरी तरफ जार अचानक एक प्रोफेसर की शक्ल में जाहिर हो गया और सिपाहियों को देखकर भागा। सिपाहियों ने उस पर गोली चला दी। नाग बर्फ के तोदे के पीछे गायब हो गया। वहां से टैंक की तरफ भागा। टैंक ने फायरिंग शुरू कर दी। नाग फिर से सांप बनकर बर्फ पर रेंगने लगा। उसने 2 सिपाहियों को डसकर हलाक कर दिया। बाकी सिपाहियों ने अपने साथियों को गिरते देखा तो मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। अब नाग उड़ने वाला सांप बनकर उड़ता उड़ता टैंक सवारों के सर पर आ गया। रात का अंधेरा ढलने लगा था और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। नाग को कोई सिपाही न देख सका, अगरचे एक सिपाही ने टैंक में से बाहर सर निकाला हुआ था। नाग उन्हें धोखा देकर गार से दूर ले आया। यही वो चाहता था। अब वो उन लोगों को उसी जगह खत्म कर देना चाहता था। उसने उड़ते उड़ते नीचे गोता लगाया और टैंक के बाहर निकले हुए सिपाही की गर्दन से चिमट कर डस दिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। प्रोफेसर और ओल्गा का क्या अंजाम हुआ? क्या कुतुब शुमाली की मुहिम कामयाब हो गई? अमरीकी फौजें किस वक्त पहुंची? मारिया किस जगह थी? ये सब कुछ इसी दिलचस्प कहानी की अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।